रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी जी। कोई एब्सेंट है मतलब जिन जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे ना, वो लोग भी जो है ना आपकी रिकॉर्डिंग सुन सकते ओके सर, ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम अब्दुल सलाम है। मैं आज ईवीएस और सोशल की जो है ना दोनों की कंबाइंड क्लास लेने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम सबसे पहले ईवीएस की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। शेयर करना है ना, स्क्रीन शेयर। डॉक्यूमेंट। हैं। सलाम साहब, आप होस्ट है, कर ले सकते हैं आप। जी जी, कर रहा हूँ सब, एक मिनट स्क्रीन शेयर पे जा रहा हूँ। ओके, योर स्क्रीन इज शेयरिंग। तो इधर बाजू आ गया मैं। हाँ, शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन। जी बिल्कुल आ रही है। एग्जैक्टली। चलिए, ये लगेंगे ऐसा कैसा। फिजा। शुरू करूँ सर। जी बिल्कुल ये मैं शुरू जो करिए। मेरा जो स्क्रीन शेयर है बराबर है ना। हाँ फिजा बराबर बराबर। डिस्प्ले। जी जी जी। फिजा ठीक है हवा सर। है। जी, पवन के माने हवा है बोलिए। देखिए, इसमें जो पहले के जो 5 चैप्टर्स थे वो रिलेटेड टू बायोलॉजी थे। इस लिहाज से मैंने जो है ना 6वें चैप्टर जो सोशल से रिलेटेड है ईवीएस में, उसको मैंने चुना है। तो फिजा, हवा, यहाँ से शुरू करेंगे हम। सबसे पहला सवाल है, हवा से क्या मुराद है? कोई इसका जवाब बोल सकते हैं? हवा से क्या मुराद है? तमाम लोग म्यूट पे है क्या, शकील साहब? जी जी जी। तो फीडबैक कैसे लूँ मैं? आप क्लास जर्नी में ओपन कर देता हूँ। जी। ठीक है, आप ओपन है। Air is everywhere. Mixture of gases, sir. Air is a mixture of gases. Moving Gas air is called wind. हाँ, खला है क्या सर? हवा यानी खला। नहीं, देखिए, एक एक करके जवाब दें बेहतर है, तमाम लोग एक साथ बोलने से शायद मिक्सअप हो रहा है। खैर, मुझे हवा अभी जवाब मिल गया। हेलो इंग्लिश अस्सलाम में जो है वालेकुम ना, सर। एक मोहतरमा ने कहा। जी। हवा हवा एक गैसेस का जमीन में मजमुआ गिर्द है मौजूद गैसों और का जिसके साथ ज्यादा गलाफ शामिल फिजा होते हैं। यह है। जी जी जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आप लोगों ने कि हवा Gases का मुख्तलिफ निज़ाम। गैसों का मजमुआ है। सिंपल सी बात है। हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है, जिसमें सबसे बड़ी जो हवा का तनासुब है, सबसे बड़ी हवा है वो है नाइट्रोजन। इसको नहीं पढ़ना बेटे। हमजा बार इब जी, जेर इब शकील साहब जरा तमाम को म्यूट कर दीजिए, मैं अपनी तरफ से बोलूँ। इज ई म्यूट इज ओके। तो देखिए, आप लोगों का जवाब आ चुका है कि हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। ठीक है, ओके, राइट। तो इन गैसेस में सबसे बड़ी गैस जो पाई जाती है, जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा है इस हवा में, जो कि न्यूट्रल है, ना वो नुकसानदेह है ना फायदेमंद है, एकदम न्यूट्रल गैस है, वो है नाइट्रोजन, जिसे हम N2 से भी जाहिर करते हैं। 78% नाइट्रोजन है, बाकी 21% ऑक्सीजन है। अगर ये दो हवाओं को मिला देते हैं तो 99% हवा का तनासुब हो जाता है। उसमें बाकी जो 1% जो गैसेस हैं, उसमें दीगर गैसेस आती हैं। उसमें सबसे पहला आता है
आबी बुखारात, जिनका तनासुब है 0.4, और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। बाकी के उसके हेलियम, नियान, आर्गन, मुख्तलिफ गैसेस हैं। इस तरह से हम देखते हैं। तो खैर ये तो हवा है। फिजा अगर कहेंगे तो मुख्तलिफ गैसों का जो मजमुआ है, फिजाई कुर्रा जिसमें हम सांस लेते हैं, उसी को हम फिजा कहते हैं। और ये एक फैसिलिटी, जो फिजा की जो ना फैसिलिटी है, वो सिवाय जमीन के दूसरे कोई किसी सैयारे में मौजूद नहीं है। इस वजह से हवा एक मानों में जिंदगी की सांस है, जिसमें खास तौर पे ऑक्सीजन को कहा गया है। इसके अलावा दीगर गैसेस भी अपना अहम रोल अदा करती हैं। समझिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो जमीन क्या होती? ठंडी हो जाती। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो जमीन को, हरारत को बरकरार रखने में अपना रोल अहम अदा कर रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम रहती या ना होती तो जमीन ठंडी हो जाती। कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे में क्या हो रहा है? जमीन में हिद्दत में इजाफा हो रहा है, जिसे हम आलमी हिद्दत कहते हैं। उसकी वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें इजाफा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ना सिर्फ, उसके अलावा दूसरी दीगर गैसेस भी है, मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो दीगर गैसेस हैं, ये इनकी वजह से जमीन की हिद्दत में इजाफा हो रहा है। खैर ये तो फिजाई कुर्रे की बात है। इसको हम आगे जाएंगे, अगर आगे बढ़े हम तो देखेंगे कि हवा के जो को एज ए, यहाँ पर हमारी जो किताब में बताया गया है कि हवा को एज ए रिसोर्स, इलेक्ट्रिसिटी के जो है ना रिसोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ना सिर्फ हवा को, बल्कि शमसी तवानाई को, बल्कि पानी की तवानाई को के जरिए जो है ना मुख्तलिफ जो है ना तवानाई की मदद से करंट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बनाने का जो है ना काम चल रहा है। ये तो खैर जर्नल सी बात है, आप जर्नल देख सकते हैं, मैं इसको आगे ले जाऊंगा। इसमें फिर ये भी कहा गया है कि इस चैप्टर के हिसाब से देखेंगे तो खत्म ना होने वाली तवानाई के वसाइल, खत्म होने वाले तवानाई के वसाइल, यानी जिसे तजदीदी और गैर तजदीदी भी कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला वगैरह क्या है? वसाइल खत्म होने वाले हैं। ये क्या है? खत्म होने वाले हैं, जिसे हम तजदीदी कहेंगे, यानी एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। गैर तजदीदी, खत्म ना होने वाले, जिसमें शमसी तवानाई, हवा की तवानाई, आबी तवानाई, ना खत्म होने वाले वसाइल की मिसाल है। तो आजकल दौरे जदीद में ना खत्म होने वाले वसाइल को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत भी इसके तरफ अपना नए नए मनसूबों के जरिए, नए नए प्लानिंग के जरिए इसको रूबे अमल लाने की कोशिश कर रही है। ये तो रही बात। खैर अगर हम हवा की फिजाई कुर्रे की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिजाई कुर्रा का जो साख्त है, फिजाई कुर्रे की जो साख्त है, उसमें देखिए थोड़ी सी रोशनी डालते हुए चलेंगे। यहाँ पर बात कही गई थी, फिजाई कुर्रे तकरीबन 1000 किलोमीटर मोटा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के तौज़ी के मुताबिक जमीन की जसामत बास्केटबॉल की तरह है, तो फिजाई कुर्रा के अतराफ लिपटी हुई प्लास्टिक शीट की तरह होगी। जो फिजाई कुर्रा है उसको अतराफ से, जो कहा गया है जमीन के अतराफ जो गिलाफ है, वो फिजाई कुर्रे का गिलाफ, जिस तरह से एक बॉल में हवा होती है, उसके बाद अतराफ से जो गिलाफ होता है, उसी तरह से हमारे जो जमीन के अतराफ का जो लिबादा है, जो गिलाफ है, वो फिजाई कुर्रे के तहत है, जिसमें फिजा में मुख्तलिफ गैसेस हैं। अभी हमने देखा, जिसमें ऑक्सीजन 21% है हजम के एतबार से, नाइट्रोजन 78%, अभी मैंने कहा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 और आबी बुखारात 0.4 है। इसके अलावा दीगर अमोनिया मुख्तलिफ गैसेस अपनी अपनी जगह ये कर रहे हैं। रही बात, अब हमें देखना है फिजाई कुर्रे की साख्त। फिजाई कुर्रे को दो साख्तों में डिवाइड किया गया है। एक है फिजाई कुर्रे के साथ में होमोस्फियर, हेट्रोस्फियर। होमोस्फियर वो कुर्रा है जहां तक जो है ना हम ये कह सकेंगे कि इंसान की पहुंच है, या वहां तक जो है ना सैटेलाइट्स मौजूद हैं, वहां तक इंसान की खला तक की बात कहेंगे अपन। खला के ऊपर की अगर खला से ऊपर का अगर जा रहे हैं और ज्यादा, जिसमें शहाब साकिब हैं, उसमें जो है ना दीगर फिजाई जो है ना मालूमात हैं, फिजा का जो ऐसा शोबा जो आज 900 किलोमीटर के ऊपर का शोबा ऐसा है जहां पर अभी तहकीक बाकी है, वो हेट्रोस्फीयर में गिना जाता है। होमोस्फीयर की ऊंचाई तकरीबन 90 किलोमीटर है, जिसमें 3 हरारी थर्मल पाई जाती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मर्सोस्फियर, जिसमें गैसेस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तरतीबवार हैं। तो देखिए 90 किलोमीटर तक की जो रेंज है, जहां तक कहा जा सकता है कि जिंदगी का हमारे जो पैमाना है, मौसम की तब्दीली है, तमाम चीजों का दारोमदार है, वो तो ट्रोपोस्फियर में है।
उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, मर्सोस्फियर है, मेसोस्फियर है। इसके बाद उसके ऊपर की जो परत है, 90 किलोमीटर की जो ऊपर की परत है, वो है हेट्रोस्फियर, जो 90 किलोमीटर से ऊपर की परत कहलाती है, जिसमें हेट्रोस्फियर में दो हरारती परतें हैं, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। दर्जे हरारत की बुनियाद पर ये बुनियादी परतें फिजा के कुर्रे के मुख्तलिफ 5 परतों में तकसीम किया गया है। अब ये जो दो मेन परतें हैं उसको मुख्तलिफ फिर दीगर होमोस्फियर को 3 और हेट्रोस्फियर को 2 परतों में तकसीम किया गया है। किस तरह से है? ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर की फिजाई कुर्रा का निचली परत है जिसकी औसत बुलंदी 13 किलोमीटर तक है, कमोबेश है। ये इसकी जो है ना ट्रोपोस्फियर की जो बुलंदी है, बाज इलाकों में ऊंचाई तक है, बाज इलाकों में थोड़ी कम है। जैसे खुतबैन के इलाकों में सिर्फ 8 किलोमीटर तक है। तो अगर हम खत्ते इस्तिवा के बीच में इलाके में आएंगे तो वही परत जो है ना फैलती हुई ज्यादा जाती है, कहां तक? 18 किलोमीटर तक। तो औसत जो दर्जा है इसका, औसत जो क्या कहेंगे एवरेज जिसका पैमाना है, वो है 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर का। इसी में मौसम बदलते हैं, इसी में हमारी जिंदगी है, इसी में तमाम तरह के बादल आना, बादल के बाद बारिश का बरसना, मुख्तलिफ तरह की जिंदगी का तमाम दारोमदार इसी परत में है। यानी ट्रोपोस्फियर ही वो परत है जिसमें हम तमाम लोगों की जिंदगी गुजर बसर चल रही है। जो फिजाई कुर्रे के जुमला गैसों की कमियत 75% और अमलन तमाम नमी गर्द के जर्रात मुश्तमिल हैं। मौसम की मुकम्मल इस्तिलाह दरअसल इसी कुर्रे में है। इस बात में जैसे जैसे बुलंदी पर जाएंगे दर्जे हरारत कम होने लगेगा, जो आमतौर पर शरह हरारत नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है, जिसमें तकसीफ, तबखीर, बारिश, तूफान वगैरह मौजूद होते हैं। तो इसमें ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाएंगे दर्जे हरारत कम होता है। इससे पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हर 1000 मीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है, हर 1000 मीटर की बुलंदी पर। तो उसके बाद अगर हम उसके ऊपर की परत देखेंगे, ट्रोपोस्फियर के ऊपर की परत है स्ट्रेटोस्फियर। यह परत की मोटाई तकरीबन 50 किलोमीटर है। यह परत बादलों और मौसम के हालात से मुकम्मल आजाद है, यानी हमारे मौसम से ऊपर की परत है। इसमें एक चीज खास है, वो है ओजोन लेयर, ओजोन परत, जो जमीन को मुख्तलिफ सूरज की अशाओं से, सूरज की जो डायरेक्ट रेस हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस, एक्स रेस वगैरह, जितनी भी खतरनाक शुआएं हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे हिफाजत करने के लिए एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। उसके ऊपर की परत जो कि हमारे होमोस्फेयर की आखिरी परत है, मर्सोस्फियर, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 80 किलोमीटर है, जिसमें हजरे शहाब शहाब साकिब जिसे कहते हैं हम, वो सलाम वालेकुम सलाम साहब। आपकी वीडियो और ऑडियो दो भी स्टॉप हो गई क्या? अब्दुल सलाम साहब, गालिबन शायद नेटवर्क इशू होगा कि वीडियो भी और ऑडियो दो भी बंद हो गई। जी हाँ, जरा कनेक्शन लॉस हो गया था, कोई ये नहीं। हाँ देखिए, ओके, ठीक है। तो हजर शाकिब जैसे ही दाखिल होते हैं इसमें मर्सोस्फीयर में, वो क्या होते हैं, जलना शुरू होते हैं। उसके ऊपर की परतें, जो 2 परतें हैं जिसे हेट्रोस्फीयर में शामिल किया गया है, वो है थर्मास्फीयर, जिसकी मोटाई तकरीबन 400 किलोमीटर तक है। इसकी खास बात यह है कि जो रेडियाई लहरें हैं, जिसे हम जो है ना बरखिरे कहते हैं,
इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। जी, रेडियाई लहरें हैं जिसे थर्मोस्फीयर को और एक नाम है आयोनोस्फीयर। इससे पहले आयोनोस्फीयर कहा जाता था किताबों में, लेकिन अब इसको थर्मोस्फीयर का नाम दिया गया है। आयोनोस, जिन्हें बरखीरे कहते हैं, जो रेडियाई लहरें जमीन से इरसाल की जाती हैं, इन बरखीरों पारों के जरिए हैं, इसे आयोनोस्फीयर भी कहते हैं। देखिए, यही आयोनोस्फीयर है जहां पर रिफ्लेक्शन होता है किसका? रेडियाई लहरों का। जो हम तक पहुंच रही हैं लहरें, जो इंटरनेट कनेक्शन है वगैरह तमाम चीजें हैं, यहीं से पहुंच रही हैं। एग्जोस्फियर उसके ऊपर की परत है जिसके बारे में अभी तहकीक बाकी है। बुलंद तरीन परत है जो 1000 किलोमीटर तक जाती है। इसी को हम एक इसके जरिए भी देखेंगे, तस्वीर के जरिए भी, जो कि नेट से मैंने डाउनलोड की है। देखिए, ये है, नजर आ रही है आप लोगों को? शेयर हो रहा है स्क्रीन? जी आ रही है। आ रही है सब लेयर्स। जिसकी जी देखिए जी इसमें ट्रोपोस्फियर है। जी ट्रोपोस्फियर की देखिए यहाँ पर ऊंचाई के साथ जो है ना, एक शक्ल के जरिए बताने की कोशिश की गई है। ट्रोपोस्फियर में हमारे जो मुख्तलिफ पैसेंजर जहाज होते हैं, या हॉट एयर बलून्स होते हैं, और यहाँ तक कि ये जो चोटी जो बताई गई है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, वहां तक के थोड़ी ऊपर तक का एरिया, ये एरिया ट्रोपोस्फियर तक का है। इसके ऊपर का एरिया स्ट्रेटोस्फियर है, जो कि हमारे दूसरी परत है। और इसकी परत की खास बात यह है कि इसके अंदर हम कहेंगे, अभी हमने कहा कि इसके अंदर ओजोन लेयर है। इसके ऊपर मर्सोस्फियर है जिसमें शहाब साकिब जैसे दाखिल होते हैं जल जाते हैं। ये इसकी जो है ना तस्वीर देख सकते हैं आप। उसके ऊपर थर्मोस्फियर है। उसके बाद ऊपर एग्जॉस्फियर है, स्पेसशिप जिसमें हो सकती हैं। सैटेलाइट का जो एरिया है वो थर्मोस्फियर में है। एग्जोस्फियर से थर्मोस्फियर के दरमियान ये सैटेलाइट्स होती हैं, यहाँ पर ये जो हमें अभी कहा कि रेडियाई लहरें को इनेकास करने, रेडियाई लहरों को पहुंचाने का रोल अदा करती हैं। इसके ऊपर जो है ना हम कहेंगे खला है, यानी यहाँ से खत्म है, यहाँ इसके ऊपर कोई तहकीक बाकी है, अभी इसके बारे में कोई अभी इसके ऊपर की जानकारी हासिल नहीं है। ये एक तस्वीर है। और दूसरी है, एक मिनट, हाँ ये देखिए, इसमें भी एक आसान तरीके से बताया गया है जमीन की किस तरह से लेयर्स को रखा गया है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मर्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, एग्जोस्फियर। इस तरह से ये जो लेयर्स हैं, एक एक की ऊंचाई, बालाई, तमाम चीजों को आप देख सकते हैं। ओजोन लेयर का भी जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें ओजोन लेयर है। हजरे साकिब कहाँ दाखिल होकर जलते हैं? मर्सोस्फियर में। सैटेलाइट्स हैं थर्मोस्फियर में, जहां पर आयोनोस जिसे कहते हैं अपन, आयोनोस के माने हैं बरखीरे, जहां पर रेडियाई शुआएं इनेकास करती हैं। उसके ऊपर का एरिया है एग्जॉस्फियर, स्पेसशिप, जिसका तो बहुत कम जिक्र मिलता है हमें देखने में। तो ये आसानी से समझने के लिए इस तस्वीर को मैंने रखा है ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ गया हूँ? जी, तो इस तरह से अब ये हवा, हवा का जो मुख्तलिफ किरदार है, किस तरह से कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ तक का हम जो है ना अंदाजा कर सकते हैं, वो देखा हमने अभी। उसको लेयर्स की शहर में हवा की साख्त की शक्ल में हमने इसको अभी तफसीली तौर पे जाना। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए हवा के दबाव की पट्टियां। अब इसका जिक्र जो है ना हमें आगे की जमातों में मिलता है। नई क्लास में इसका पूरा डिटेल जिक्र है। हवा की दबाव की पट्टियां जमीन पर मौजूद हैं। तो यानी जमीन, हमारी जो जमीन है, जमीन के अतराफ खतेस्तवा, खतेस्तवा का ऊपरी इलाका क्या कहेंगे? खतेस्तवा, खतेस्तवा के ऊपर खते सरतान, फिर उसके ऊपर जो है ना खुतबी इलाका, खुतब शुमाली का इलाका, उसके बाद मुंतखे बारदा का इलाका। खते सरतान से खते जद्दी तक का इलाका, जो जिसे हम गर्म मुंतखे हारा कहते हैं, उसके अंदर की दबाव की पट्टियां, किस तरह से हवा की दबाव पट्टियां एक दूसरे से अपना ये करती हैं। जैसे आमतौर पे जो हवा होती है, जैसे हम क्या कहेंगे, खुतबी इलाके की जो हवाएं हैं वो वहीं पर रोटेट होती हैं। वो यहाँ हमारे इलाके में आने की ये नहीं करती। वहां की शुमाली
जो खुतबैन का इलाका है वहीं पर वो उसी इलाके में होती है। इसकी तस्वीर नहीं है मेरे पास, अगर है तो बता देता था मैं। 9th क्लास के उसमें है, देखिए आप। तो खुतबैन, सॉरी, मुंतखे बारदा, मुंतखे मोतदिला, मुंतखे हार्रा, ये तीन जो इलाके हैं वहां पर ही जो है ना हवा का दबाव एक एक इलाके का उसी उसी दौर में चलता रहता है। उसी को अगर आगे देखेंगे अपन तो ये देखा जा सकता है कि ये हवाएं अगर आगे बढ़कर बार बार क्या होती है, जैसे हम देखेंगे कि मुख्तलिफ हवा के दबाव की पट्टियों में ये भी बात आती है 9th क्लास में। मुख्तलिफ हवाएं हैं, जैसे सर्द हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, इलाकाई हवाओं के अतबार से सर्द हवाएं, गर्म हवाएं हैं। सर्द हवाएं वो हवाएं जो है फ्रांस और यूरोप के इलाकों में चलती हैं, बहुत ही सर्द होती हैं। लेकिन उन्हीं को काटने के लिए गर्म हवाएं भी चलती हैं, जिसका जिक्र 9th क्लास में पूरा डिटेल्स है, हवाई दबाव पट्टियां और उसके अलावा हवाई मौसमी हवाएं जो कहा गया है उसके अंदर आपको मिलेगा। अब उसको देख लीजिए एक बार। मैं इसमें आगे तफसील से नहीं जाना चाह रहा, इसमें और गए तो बहुत ही डिटेल है। इस पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के एतबार से। अभी इसका जिक्र पूरा तकरीबन दायमी हवाएं, मौसमी हवाएं, मौसमी हवाएं, जिसका भी जिक्र मैंने किया, तमाम जिक्र जो है ना 9th क्लास में है। 9th में इसमें पूरा डिटेल रखा गया है। देखिए मुकामी हवाएं, मैंने अभी जो कहा, मुकामी हवाएं लोकल हवाएं, मुकामी दर्जे दर्जे हरारत और दबाव में फर्क की वजह से चलती हैं, छोटे से इलाके को मुतासिर करती हैं। गर्म मुकामी हवाएं हैं, दर्जे हरारत में इजाफा का बायस बनती हैं। ठंडी हवाएं बाज वक्त इलाकों में दर्जे हरारत को नुक्ते इंजमात से नीचे लाती हैं। ये मुकामी हवाएं ट्रोपोस्फीयर की निचली परत में पाई जाती हैं। इनके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे मिस्ट्रल, मिस्ट्रल है, जैसे हमारे पास जो गर्म हवा चलती है जिसे लू है, काट मुख्तलिफ हवाओं के नाम है, मुझे याद नहीं आ रहे। आप 9th क्लास में इसको डिटेल देख सकते हैं। अब रही बात सवालात, देखिए फिजा में कुर्रे में ऑक्सीजन की मकदार कोई बड़ा ये नहीं है, 21%, कोई भी कह सकते हैं। फिजाई कुर्रे में किस गैस की मकदार सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन ऑफ कोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब 0.3। पौधे फिजाई कुर्रे में आबी बुखारात का फीसद, पूरे पूरे फिजाई कुर्रे में आबी बुखारात का फीसद 0.4। बादलों से आजाद परत, बादलों से आजाद परत कौन सी है? हेट्रोस्फियर, थर्मोस्फियर, होमोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। होमोस्फियर, ट्रोपोस्फियर यही है। अब इसमें देखिए दो जवाब दिए हैं, थर्मोस्फियर और हेट्रोस्फियर। ये दो भी बादलों से आजाद है। इस तरह का जो सवाल थोड़ा सा ये है, इसमें दो भी जवाब करेक्ट हो सकते हैं। थर्मोस्फियर भी बादलों से आजाद है और हेट्रोस्फियर तो थर्मोस्फियर का पहली परत है। फिजाई कुरे की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर। गैसों और जर्रात का आमेजा कहलाता है फिजाई कुर्रा। ओरियस, लफ्ज ओरियस, ओरियस फिजा फिजाई कुर्रे की सबसे निचली परत, निचली परत, अच्छा निचली परत, दो बार सेम सवाल आया। लफ्ज ओरियस है, जिसके माने हम अब ऊपर देखे उसको आगे हम निगलेक्ट करते हुए आए हैं। जरा एक बार देख लेते हैं। आप जाओ जी। क्लियर। ओके, खैर मैं इसमें जरा शकील साहब अनम्यूट कीजिए, देखेंगे कोई इसका जवाब बता सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं मिल रहा है इसमें जवाब ओरियस का।
जी बताइए अगर किसी को पता है। ओरेस, लफ्ज ओरेस है अंग्रेजी, यूनानी, लातीनी, फ्रेंच। अंग्रेजी लफ्ज है ओरेस के माने पहाड़ के। पहाड़ के। कच्छधात के माने हैं ओरिस। कच्छधात। कच्छधात का तो जिक्र नहीं आया हमारे पास। पहाड़ के है सर, 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में। पहाड़ पहाड़ के है ओरेस। हाँ पहाड़ है। हाँ, ये जो मौसमी हवाएं हैं पहाड़ों पर जो है ना टकरा कर जो है ना मुख्तलिफ रूप अपना इख्तियार करती हैं, इसी में से है शायद ओरियस। जी। मगर लफ्ज अंग्रेजी है या यूनानी लातीनी है? अंग्रेजी है सर। अंग्रेजी लातीनी है। है सर। Latin, Latin लफ्ज है सर। हाँ हाँ। लातीनी है सर, लातीनी। लातीनी लफ्ज देखिए, है। लाते नहीं है ये सर। जो ओरिस, जितने भी अल्फाज हमें आमतौर पे मिलते हैं या तो यूनानी होते हैं या तो लातीनी होते हैं। अंग्रेजी तो आम अल्फाज है, आम जबान में इस्तेमाल होते हैं। तो ये लातीनी लफ्ज है। लातीनी। लेटेस्ट तौर पे जो आप अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो लातीनी होते हैं। मेरा एक मुताला है कि लेटेस्ट जो अल्फाज होते हैं वो लातीनी होते हैं, जो कदीम अल्फाज होते हैं वो यूनानी होते हैं। खैर, यहाँ पर एक डाउट मुझे भी था इस बारे में, क्योंकि 9th की मतलब मुकम्मल जो है ना देख कर नहीं आया हमें। इस वजह से ओरियस के माने पहाड़ के हैं, जिसके माने ये एक लातीनी लफ्ज है। ठीक है, कचदात आगे है। बढ़ते हैं। जी। कचदात। कचधात। जी। कचधात नहीं है। कचधात यानी वो मादनियात में इस्तेमाल होने वाला है ना, कचधात। हाँ सर, नहीं होता वो मेटेलॉइड्स। नहीं नहीं होता। या देखिए आप, फिर आप यहाँ लफ्ज ओरेस के माने हैं समंदर, पहाड़, जमीन, आसमान। पहाड़। पहाड़ पहाड़ है। जी जी बिल्कुल, पहाड़ यहाँ पर आया फिर। सबसे ऊंची परत पूछा सर। जी। 9th वन सबसे ऊंची परत पूछे। सबसे ऊंची परत। एग्जोस्फियर है सर। हाँ हाँ ऊंची परत, जी 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 हाँ। वो निचली परत ही ऊंची परत है। एग्जॉस्फियर है, राइट, वेरी नाइस। हाँ। जी। ठीक है। अब देखिए हम इसको, अब ये जो हवाओं का नाम था 9th क्लास में, देखिए फुहान। गर्म हवा है, शुमाली ढलान से पर चलती हैं। कौन से पहाड़ों पर चलती हैं? रॉकीज पर्वत, इंडीज पर्वत, आल्प्स, हिमालयस। Alps. आल्प्स। जी। ये आल्प्स का जिक्र आता है हमें कहाँ पर? गर्म हवा, गर्म हवाएं जो ढलान पर चलती हैं आल्प्स पर, ये है यूरोप में। यूरोप में है ना। फुहान। Idea. जी जी, यूरोप में है। ठीक है, अब इसको हम जो है ना, ये आप प्रैक्टिस करिए। आप देखिए इसमें माने यहीं पर जो है ना दिए गया है। देखिए, अरब सहरा में सिमन से, जापान में योमा है, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर। ये गर्म हवाएं हैं पूरी। तमाम हिंदुस्तान में लू है। ये गर्म हवाएं हैं। गर्म हवाएं यहाँ दिया, देखिए आंसर। और एक सवाल मैंने इससे पहले भी किया, कौन से कुर्रे में बर्फी चार्जेस आयोनोस पाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फेयर। थर्मास्फीयर। जी, थर्मास्फीयर का दूसरा नाम ही आयोनोस्फीयर है एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम ठीक है। सर। सर साउंड नहीं आ रही। किसकी? मेरी साउंड नहीं आ रही? आ रही सर। क्लियर आ रही सर। जी। थोड़ा और करीब हो जाता हूँ जी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तवानाई, एनर्जी। सर ये तवानाई ना। हवाई कुर्रे में क्या सर, एक्सप्लेन आप। कभी ट्रोपोस्फेयर में जा रहे, फिर एकदम मीसोस में आ जा रहे, फिर एकदम फिर स्ट्राटो में जा रहे, फिर एग्जोस में आ जा रहे सर। वन बाय वन किसमें क्या होता, कितने मैं किलोमीटर। बोला इसको, क्लियरली बताया, ट्रोपोस्फियर हमारी जिंदगी की बालाई परत है जिसमें मौसम बदलते हैं, ये बहुत तमाम तर अच्छा मौसमी बोले सर ये। तब्दीलियां होती हैं। जी। ये आप जब नेक्स्ट परत पे आए, आप सेकेंड वाले पे, उसको बिल्कुल नहीं, अधूरा सवालात करके। में बोल रहा हूं मैं। इससे पहले जब आप बोला स्टार्टिंग में, मैं तमाम परतों का क्लियरली जिक्र किया मैं। बहुत अच्छा चैप्टर है सर ये, और थोड़ा एक्सप्लेन होना सर। जी, मैं वो तो बता रहा हूं ना मैं आपको। ये स्टेप बाय स्टेप तमाम परतों की साख्त, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद जो है ना
थर्मोस्फियर, जियोस्फियर, ये जो 5 परतें हैं उसके बारे में होमोस्फियर, रेट्रोस्फियर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है ऑलरेडी। कहाँ हुए उसके बारे में जो ना पीपीटी भी बताया ना आप लोगों को मैं, कहाँ हुई वो? म्यूट कर दूं। देखिए, ये इसके जरिए मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें बताया कि थर्मोस्फियर में क्या है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, पूरे परतों का जिक्र किया मैं। खाली इसमें डिटेल अगर मैं बोलता चाहूंगा तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि जो है ना फिजाई कुर्रे में आधा घंटा हो गया हमारा, अभी उतना टाइम नहीं बचा कि हम जो है ना आगे चैप्टर्स को, आगे की चीजों को कवर कर सकें। इस वजह से मैं सरसरी तौर पे स्पीडली अपना 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 जो बात है वो कहते हुए चले जा रहा हूँ। हाँ, इसको जो है ना सर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप चाहे तो फिर बाद में सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, खैर इसका टॉपिक का नाम एनर्जी नहीं बल्कि जो है ना आबी कुर्रा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि शायद मेरे ख्याल से एनर्जी किस लिए रखा गया है आई डोंट नो। आबी कुर्रा, आबी कुर्रा क्या है? पानी। अब इससे पहले हम बात कर रहे थे हवा की, अब बात कर रहे हैं हम पानी की। आबी चक्कर मुख्तलिफ शक्लों जैसे ठोस, माया, गैसी शक्लों में जारी रहता है। ये आबी चक्कर अमल समंदरों, आबो हवा, सतह समंदर, जेर जमीन और तमाम जानदार के दरमियान पानी की मुंतकली से मुताल्लुक है। आबी चक्कर कभी हिसाबी तरीके से भी जाहिर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर किताब में जो बताया गया है उसी तरीके से इन्होंने रखा है। क्या है? आरएफ रेनफॉल, रन ऑफ, इवापोरेशन। खैर आबी दौर के 6 मदारिज हैं: तबखीर, हमलो नकल, तकसीफ, तरसीब, बहाव, जेर जमीन पानी। तबखीर क्या है? ये तो आप बखूबी जानते हैं। तबखीर पानी का आबी बुखारात की शक्ल में फिजा में चले आना, ऊपर उठना, उसे हम तबखीर कहेंगे, जिसे इवापोरेशन कहते हैं। अब इवापोरेशन पानी का मुख्तलिफ, सबसे ज्यादा इवापोरेशन होता है समंदरों पर, क्योंकि पानी ज्यादा होता है। उसके बाद दरियाओं पर, झीलों पर और मुख्तलिफ आबी अजसाम पर सबसे ज्यादा पानी का दोना इवापोरेशन होता है। लेकिन पौधे भी इवापोरेशन करते हैं। पत्ते अपने पत्तों के अंदर और जो स्टोमोटा होता है, जिसे हम दहन कहते हैं, उसके जरिए भी वो पानी खारिज करते हैं, जिसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पत्तों के जरिए जो पानी खारिज होता है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसके अलावा इंसान, जानदार भी आबी बुखारात खारिज करते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, मुख्तलिफ गैसेस हमारे अंदर जा रहे हैं, लेकिन हम जब बाहर छोड़ रहे हैं तो गर्म हवा, स्लाइटली गर्म हवा बाहर आ रही है, वो नथिंग बट आबी बुखारिती है। जो जानदार आबी बुखारात को खारिज करते हैं उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। इवापोरेशन, ट्रांसपीरेशन, एक्सहेलेशन, ये 3 तरह से जो ना इवापोरेशन या क्या कहेंगे, पानी फिजा में शामिल हो रहा है या फिजा में जा रहा है, मुख्तलिफ 3 तरीके से। एक तो सबसे ज्यादा है तबखीर, इवापोरेशन, लेकिन पौधों के जरिए और जानदार अजसाम के जरिए भी इवापोरेशन होता है, जिसे ट्रांसपीरेशन या एक्सहेलेशन कहेंगे। अब ये जब पानी का जो आबी बुखारात ऊपर जा रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की जानिब जाती है, जबकि सर्द हवा दबाव डालती है। तो गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद मुख्तलिफ तरीके से जमा होकर एक जगह जमा होकर, एक्चुअली तकसीफ पहले आना चाहिए शायद, खैर इसमें देखेंगे, अब इसके हिसाब से जाएंगे। फिजा में पानी जो की हरकत खुसूसन समंदर के ऊपर से, जमीन के ऊपर से मुख्तलिफ बादलों की शक्ल में हमलो नकल कहलाती है। ऊपरी सतह पर हवाओं, जमीनी सतह पर चलने वाली हवाओं और दीगर मैकेनिज्म के जरिए बादल एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। मैंने कहा था देखिए, ऊपर जब बादल जाते हैं तो तकसीफ का अमल होता है। फिजा में मुंतकिल शुदा पानी बुखारा तकसीफ पाकर छोटे खतरों या बादलों की शक्ल में इख्तियार करता है। उसके बाद वो जो बादल होते हैं वो मुख्तलिफ हवा की दबाव की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, जिसे हमलो नकल कहेंगे। तो पहले तबखीर, तकसीफ, हमलो नकल, उसके बाद आता है आखिरी जो मरहला है, आखिर में इसके बाद और भी है तरसीब, पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन यानी क्या है? पर्सिपिटेशन के आम माने, आम अंदाज में ये कहेंगे हम
कि प्रेसिपिटेशन से मुराद पानी का, जो बादलों में जो मुख्तलिफ शक्ल में पानी है उसका बरसना, पानी का बरसना मुख्तलिफ शक्लों में, जैसे बारिश की शक्ल में हो सकता है, कोहरे की शक्ल में हो सकता है, शबनम की शक्ल में हो सकता है, ओलाबारी की शक्ल में हो सकता है, बर्फबारी की शक्ल में भी हो सकता है। ये तमाम शक्लों में पानी का बरसना तरसीब कहलाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। अब ये जो पानी बरसता है, बरसने के बाद जमीन पर क्या होता है, पानी रनाफ होता है, बहता है, पानी का बहाव होता है, छोटे छोटे नालियों की शक्ल में, बड़ी नाली, फिर बड़ी नाली से नाला होता है, नाले से मुख्तलिफ नदियों की शक्लों में जो पानी का बहता है, जिसे हम रनाफ कहेंगे। और रनऑफ होने से पहले एक्चुअली क्या होता है, पानी जेर जमीन, पानी ग्राउंड लेवल का जो पानी है उसमें जज्ब होता है, जमीन में जज्ब होता है, उसे हम ग्राउंड लेवल पानी कहेंगे। उसके बाद रन ऑफ होता है, पहले पानी जज्ब होगा, जब जमीन का पानी का जज्ब होना खत्म हो जाएगा तो पानी बहना शुरू होगा। हाँ, एक साथ मूसलाधार अगर बारिश होती है तो जब का जब बहना भी शुरू हो सकता है। इसको मैंने आसान तरीके से मेरी अपनी कॉपी में एक बनाया है, उसको भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ ताकि इसमें और थोड़ा क्लियर मिल जाए आपको कॉन्सेप्ट। कहाँ पर है, एक मिनट। देखिए, मैंने बैठे बैठे अभी जो स्कूल में बैठा बैठा तकरीब ये किया कि सबसे पहले तबखीर हो रहा है, तकसीफ, तकसीफ के बाद जो बादल जम रहे हैं वो हमलो नकल हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और ये बादल आकर जमीनी इलाकों पर, बादल जो है ना बन रहे हैं समुद्री इलाकों पर, आबी अजसाम की तरफ, लेकिन ढकेल कर कहाँ आ रहे हैं, हमलो नकल करके जमीनी इलाकों पे आके तरसीब हो रही है। तरसीब कितने शक्लों में हो रही है, बरसात बारिश की शक्ल में हो रही है, शबनम कोहरे की शक्ल में हो रही है, बर्फबारी ओलाबारी की शक्ल में हो रही है। उसके बाद हो रहा है जेर जमीन पानी, ग्राउंड वाटर, फिर जमीन का ऊपर का पानी का बहाव हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, फिर पानी जो है ना ऊपर क्या हो रहा है, तबखीर हो रहा है। तो इसी को हम आबी दौर कहेंगे। लेकिन तबखीर की जो और दो शक्लें हैं, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं और एक्सहालेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन पत्तों और पौधों के जरिए होता है, जिसे पानी आबी बुखारात बनकर हवा में उड़ता है। दूसरा है एक्सहालेशन, जो जानवरों के जरिए भी होता है। ये भी तबखीर की दो मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो इसी को हम आबी दौर कहते हैं। चक्कर चलता रहता है। अब कब तक चलता, कैसा चलता, ये नहीं कह सकते हम। जब तक चलेगा, शायद जब तक जमीन बाकी है। तो ये आबी दौर है। यही मौसम को जो है ना मुतदिल बनाने में, या क्या कहेंगे, जमीन को बरकरार रखने में अहम रोल अदा कर रहा है। अब देखिए, अहम बात पे आते हैं। अब जमीन पर जो पानी है, पानी के जो वसाइल हैं, जमीन पर मौजूद पानी के जो वसाइल हैं, अगर हम उसकी बात करें, शेयर हो रहा है स्क्रीन में, एक मिनट। तो जमीन पर मौजूद पानी, जनरल बात थी कि जो है ना अभी दौर किस तरह से हो रहा है, अभी दौर का क्या सिस्टम है, ये जनरल टॉपिक है। अब रही बात जमीन पर मौजूद पानी। जमीन पर जो मौजूद पानी है, यानी हम जमीन यानी पूरे सैयारे की बात करें, जमीन पर मौजूद पानी में सबसे ज्यादा पानी 97.25% पानी समंदरों की शक्ल में है, खारे पानी की शक्ल में मौजूद है। कितना? 97%, 97.25%, अभी अगर थोड़ा ज्यादा ही है। बाकी का बचा हुआ पानी 2.75% पानी क्या है, ताजा पानी है, जो पीने के लायक पानी है या ताजा पानी है जमीन पर मौजूद। फिर उसमें से वो जो 2.575% पानी है, उसमें से यानी अगर हम उसको 100% समझे, 2.75% को जो जमीन पर मौजूद पानी है, अगर जो काबिले इस्तेमाल पानी है उसके अब 100% समझे, तो उसमें से 68%, उसमें से 68% पानी किसकी शक्ल में है, अंटार्कटिका या आर्कटिक हल्के में बर्फ की शक्ल में है, बर्फ की शक्ल में मौजूद है। कितना? 68.7% पानी। बाकी का 29.9% पानी ताजा पानी है, जो मुख्तलिफ मौजूद है, हाँ, जेर जमीन ताजा पानी की शक्ल में मौजूद है। कितना? 29.9%। ये है। अब रहा बचा बाकी का परसेंट। अब यहां पर देखिए
68% और क्या कहेंगे 29% को हम जोड़ेंगे तो बच रहा सिर्फ 0.26%। ये पानी मौजूद है झीलों में, आबी जखायर में, दरियाओं में। जो दरियाओं में पानी की जो रवानी देख रहे हैं हम, मुख्तलिफ झीलें हैं, तालाबें हैं, मुख्तलिफ शक्ल में जो पानी है वो है 0.26%। पूरे 100% नहीं कहेंगे अपन, वो जो परसेंट है 2.75% को अगर 100% समझेंगे तो उसमें से 0.26% पानी ही है जो मुख्तलिफ आबी जरायों में मौजूद है। ये अहम बात है समझने के लिए। कहा जाता है कि 97% पानी में, आम जबान में ये कहा जा सकता है, कहते हैं कि अगर हम पीने के लायक पानी कितना है तो वो सिर्फ 1% पानी है जो पीने के लायक है, बाकी का 2% इस्तेमाल के लायक है। 97% बाकी का पानी जो है ना खारा है, समंदर की शक्ल का है, या क्या है, समंदर के शक्ल में मौजूद है जो खारा पानी है 97%, 97.25%। तो ये पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह से। अब इसको और मजीद तरीके से और जो है ना डिटेल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बहरे आजम में 97.2% है, ग्लेशियर बर्फ के उसमें 2.05% है, बचा हुआ जो 2.95% है उसमें से 2.05% ग्लेशियर और बर्फबानी तोदों में है। बाकी का जो बचा हुआ परसेंट है 0.70% उसमें देखिए जेरे जमीन पानी 0.68% है, झीलों में 0.1, जमीन की नमी में जो अभी बुखारत की शक्ल में मौजूद है 0.05%, आबो हवा में 0.01%, दरियाओं में 0.0001%। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी की जो तकसीम है इस तरह से मौजूद है। अब इसमें देख सकते हैं, अब सबसे ज्यादा जो बड़ा समंदर है हमारे पूरे समंदरों में, ये तो हम बखूबी जानते हैं कि बहरुल काहिल है। बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। एशिया और ओशियनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, अमेरिका को जुदा करता है। जमीन की अगर हम ग्लोब की शक्ल में देखेंगे, जमीन का सामने का हिस्सा ही हमें दिखता है, पिछले का जो हिस्सा मौजूद है, जो जिसे हम पिछले का हिस्सा जो दिखाया नहीं जाता नक्शों में तो हम सामने का हिस्सा देखते हैं, पिछले का जो हिस्सा नहीं दिखाया तो एक्चुअली बहरुल काहिल की शक्ल में। बहरुल काहिल इतना बड़ा समंदर है जिसमें हमारे 7 बर्रे आजम आ सकते हैं, एक आम जबान में अगर कहेंगे हम। तो दूसरा बड़ा समंदर है बहरे अकियानुस, बहरे हिंद, बहरे आर्कटिक अंटार्कटिक जो जुनूबी हिंदुस्तान जुनूबी इलाके में है, और बहरे मुंजमद शुमाली जो कि आर्कटिक हल्का जिसे हम क्या कहेंगे शुमाली जमीन के हिस्से में मौजूद है। तो ये समंदर को डिवीजन के तौर पे देखा जाए तो अब इसको हम अगर नक्शे की मदद से देखेंगे तो क्लियरली समझ में आता है कि कौन किधर है, क्या क्या है। यहाँ कहा गया है, देखिए अमेरिका और यूरोप अफ्रीका को जुदा करता है बहरे अकियानुस। बहरे हिंद जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का, जुनूबी हिंदुस्तान का जो हिस्सा है जुनूबी एशिया में बहते हुए अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जुदा करता है, यह है बहरे हिंद। अंटार्कटिक समंदर, उसके बहरे हिंद का निचला हिस्सा जो ये है, कभी बहरे अकियानुस, बहरुल काहिल, बहरे हिंद, ये तीनों समंदरों से का जो निचला हिस्सा है वो जो है ना अंटार्कटिक हल्का है, अंटार्कटिका, बहरे अंटार्कटिक है। उसी तरह से शुमाली हिस्से में जाएंगे, ऊपर के हिस्से में, तो बहरुल काहिल, बहरे अकियानुस का ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या है, बहरे मुंजमद शुमाली या आर्कटिक हल्का है। कभी बहरे अकियानुस का समुद्री हिस्सा समझाता जो आर्कटिक डायरेक्ट से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है, जुनूब अमेरिका और यूरेशिया में भी बहता है। जुनूब आ गया, यहाँ के शुमाल आना है, गलत आ गया सॉरी, जो कि शुमाल अमेरिका और यूरेशिया में बहता है। शुमाल की जगह जुनूब दे दिए नो, बल्कि शुमाल आना। खैर ठीक है, तो ये रिवायती एतबार से समंदरों की तकसीम है। अब समंदरों के जो नशेबी इलाके हैं, नशेबी इलाके किस तरह से, समंदर का फर्श कहाँ तक मौजूद है, समंदर का ढलान जिसे हम बर्रे आज़मी नशेब व फराज में देखेंगे, बर्रे आज़मी किनारा ये तकरीबन 200 मीटर गहरा है। ये जमीन के अगर हम अंदर जाएंगे तो तकरीबन समंदर का तकरीबन 7.6% पर फैला हुआ है। समंदर का किनारा, बर्रे आज़मी किनारा, साइबेरिया किनारा बहरे मुंजमद शुमाली इलाके पर चौड़ा है, क्योंकि वो बहरे मुंजमद शुमाली के इलाके में
1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है बहरे मुंजमद शुमाली के वाक़ई हिस्से में, बहरे आज़मी नहायती किनारा। खैर ये डिटेल्स आप जो है ना देख लीजिए, मैं इसके बारे में मजीद तफसीली जो है ना जाना नहीं चाह रहा, आप इसको बारे में आप पढ़ लीजिए, आपके पास मवाद मौजूद है, बहरे आज़मी किनारा क्या है क्या नहीं। तो देखिए, अब तो इसको हम एक नक्शे के एतबार से अगर एक थोड़ी सी झलक देख लेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तनासुब गैसों में, हवा में, ये तो है रिपीटेड आ रहा है। हाँ, अब रही बात इसमें एक और एक चीज है जिसको मैं ऐड करना चाहूंगा जरा सा, वो है समंदर में पानी का खारापन कितना है। समंदर के पानी में नमक का जो खारापन होता है 35% होता है। 35% यानी तकरीबन समझिए 1000 ग्राम पानी, 1000 ग्राम नहीं, क्या कहेंगे, 1 लीटर पानी 1000 मिलीग्राम पानी है तो उसमें 35%, 350 मिलीग्राम पानी नमक मौजूद है। इसका आप पैमाना इस तरह से समझ सकते हैं, यानी पाव किलो से ज्यादा नमक है। आम जबान में कहेंगे 1 लीटर पानी में पाव किलो से ज्यादा नमक होने पर कितना नमकीन होता है, उतना समंदर का नमकीनपन है, 35% है। समंदरी पानी में सोडियम क्लोराइड 2 सोडियम क्लोराइड की अगर खालिश सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे 2.8% पाया जाता है। इसी तरह से समंदर का खारापन है, कौन से समंदर में खारापन ज्यादा है, कौन से समंदर में खारापन कम है, उसका जो है ना आप डिटेल्स आप किताब में मुलाजा कर सकते हैं। जैसे व्यान झील है, बहरे मुर्दार है, जहां पर खारापन ज्यादा है, जबकि खलीज हडसन है और दूसरे जहां पर खारापन कम है। उसकी वजह यह है खलीज हडसन में खारापन कम क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी दरिया दरिया अमेज़न आकर खलीज हडसन में मिलती है। मिसिसिपी, सॉरी अमेज़न नहीं, मिसिसिपी दरिया जो है ना आकर मिलती है खलीज हडसन में, जिस वजह से वहां का खारापन कम है और वो ज्यादा बड़ा समंदर नहीं। जबकि व्यान झील जिसको कोई समंदर का कोई दरिया आकर उसमें मिलती नहीं और वो खत इस्तिवा के करीब है, ज्यादा इवेपोरेशन होता है, जिस वजह से व्यान झील और बहरे मुर्दार ज्यादा खारापन रखते हैं। तो इस तरह का आप आगे उसमें देख सकते हैं। अब इसके सवालात अगर लेंगे ना चाहें तो लेंगे अपन। देखिए, कुदरती तवानाई का अहम जरिया है बरकी, सूरज की रोशनी, माइट्रोकांड्रिया, लकड़ी। तो ये जाहिर सी बात है सूरज की रोशनी सबसे कुदरती तवानाई का अहम जरिया है। रोशनी के छोटे छोटे जर्रात में मौजूद तवानाई क्या कहलाती है? हरारी तवानाई, कीमियाई तवानाई, बरक़ी मक़नातीसी तवानाई, अशा या न्यूक्लियर तवानाई। तो छोटे छोटे जो हरारी जर्रात में मौजूद है वो क्या है? मेरे ख्याल से हरारी तवानाई है। जवाब देखेंगे अपन इसका एग्जैक्टली, एक मिनट, नीचे है जवाब। तो ये सवालात दिए गए हैं तकरीबन डिटेल में है, कितने हैं? 80 सवालात है। देखिए, सेकंड सेकंड टू टू टू। अच्छा, रोशनी के छोटे छोटे जर्रात में मौजूद तवानाई कीमियाई तवानाई है। जवाब है इसका कीमियाई तवानाई। अच्छा, अब ये साइंस वाले में बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, मैं जो है ना जनरल सी बात बता चुका हूं। खैर, अवाम की मदद से अवाम के जरिए उगाए जाने वाले जंगलात, हाँ, सरसब्ज जंगलात, सोशल फॉरेस्ट्री, एनर्जी फॉरेस्ट्री या इंसानी फॉरेस्ट्री। तो इसका जवाब है सरसब्ज जंगलात। दुनिया का अहम रिवाजी हयातियाती ईंधन, अहम रिवाजी हयातियाती ईंधन क्या है भाई? मेरे ख्याल से लकड़ी होगा, शमसी तवानाई। जी, दुनिया का अहम रिवा रिवाजी हयातियाती ईंधन शमसी तवानाई है। तो खैर बहरहाल ये जो है ना आप डिटेल में पढ़िए, इसके सवालात को जो है ना प्रैक्टिस करिए, इसमें जो है ना आपको जो है ना जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद के चैप्टर में चलते हैं आगे, नेक्स्ट। पानी से जब से किसके बारे में बात कर रहे थे हम?
पानी कीजिए। आबी कुर्रा। अरे हमारा जिस्म। हाँ, अब ये है किसका, हमारे जो इसका ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर कहेंगे, हमारा जिस्म। ये एक्सप्लेन में बेहतर तरीके से शायद हो सकता है हमारे बायोलॉजी के जो टीचर्स हैं वो लोग बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हमारा जिस्म, आवर बॉडी। खैर वैसे तो हवा से खमसा जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में है, जैसे आंख, नाक, कान, चखना, जबान और जिल्द के बारे में डिटेल रखा गया है। ये फोर्थ और फिफ्थ की क्लास में डिटेल तौर पे रखा गया है। फिफ्थ क्लास में खास तौर पे हमारा जिस्म, अंदरूनी आज़ा, बैरूनी आज़ा कहकर चैप्टर से इसके बारे में बेहतर तरीके से हमारे साइंस के टीचर्स इसको समझा सकेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। हजमी निज़ाम, ये भी साइंस के रिलेटेड है। के बाद क्या है, असबी निज़ाम, ग़िज़ा, तौलीद। चलो आगे बढ़ेंगे प्रोफेसर। तग़ज़िया। हाँ देखिए, अब इसके बाद का जो चैप्टर है तग़ज़िया, इसके ताल्लुक से मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं। तग़ज़िया जिसमें हम कहते हैं प्रोटीन, हयातीन, विटामिन, मिनरल्स और जैसे जो ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, कौन कौन सी चीज़ें किसके लिए ज़रूरी है, ये भी जो है ना बायोलॉजी वाले बेहतर तरीके से समझाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। हाँ हाँ, अब आए हमारी बात। नक्शा, सिमतें, जिला, रियासत, मंडल। देखिए अब यहाँ पर आम जबान पे कहेंगे हम तो ये कहा जा सकता है कि अ, नक्शे की शुरुआत होती है सिमत से। सिमत पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद नक्शा बनाया जाता है। इसकी नक्शे की शुरुआत को देखेंगे। नक्शे को समझने के लिए अ, हम नक्शे पर किसी तबई शय को जाहिर करने के लिए अलामतों का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ चीजें हैं, तो बहरहाल ठीक है। अब इसमें से नक्शे में, नक्शे की जो है ना तमाम बातें तो ठीक है, लेकिन एक चीज है कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस क्या है? कंटूर लाइंस या खाताई लकीरें जिसे कहते हैं हम, कंटूर लाइंस से क्या मुराद है? ये कंटूर लाइंस का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? खास तौर पे इसका जिक्र मिलता है सिक्स सेवंथ की क्लास में डिटेल में आता है कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस किसी भी इलाके की बुलंदी को जाहिर करने वाली लकीरें हैं, जैसे पहाड़ी ऊंचाई या उस इलाके की जो सतह समंदर से जो ऊंचा इलाका है, कितने एरिए तक, कितना ऊंचा इलाका है, उसको जाहिर करने के लिए खाते लकीरों को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंटूर लाइंस कहते हैं। इसकी जो है ना क्या है तारीफ, खाते लकीर वो लकीरें जो एक सा बुलंदी वाले मकामात को मिलाते हैं, खींची जाती हैं। खाते लकीरें बेतरतीब होती हैं जिनका दारोमदार जमीन की हैयत पर होता है, एक दूसरे को कता नहीं करती। बाज इलाके नशेब व फराज के एतबार से कहीं नीचे कहीं ऊपर हो सकती है खाते लकीरें। दो खाते लकीरों के दरमियान का फासला मंजर आम जमीनी मंजर पर मुनहसर होता है। अगर जमीन ढलान बुलंद हो तो खाते लकीर करीब होंगे, अगर जमीन पस्त हो तो खाते लकीरें एक दूसरे से दूर होंगे। तो देखिए खाते लकीरें क्या है, वही है जो बुलंद इलाके को, जैसे 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर या 2000 मीटर, जिस तरह से हम बुलंद पहुंचेंगे एक सा मुकामात पर, जमीन का मुख्तलिफ एरिया है, पहाड़ी इलाका है समझिए, तो एक ही मुकाम नहीं बल्कि पूरा अतराफ का एरिया, जहां से हम उसके जो ना पूरे जमीन के अर्द गिर्द से जो ना मापने की कोशिश करते हैं। जैसे सतह समंदर से ऊंचाई का इलाका जब जैसे शुरू होता है, वो ऊंचाई के इलाके पर 50 मीटर पर कितना एरिया फैला हुआ है जो सेम बुलंदी पर है, फिर उसके बाद 100 मीटर पर कितना एरिया फैला हुआ है जो सेम बुलंदी पे है, उसको जो लकीरों से जाहिर किया जाता है उसको कंट्रोल लाइंस कहते हैं। और ये कंट्रोल लाइंस तरतीबवार नहीं हो सकती, क्योंकि हर जगह सेम एक ही तरीके से हैयत के एतबार से एक ही तरीके से जो है ना बुलंदी के एतबार से रहना जरूरी नहीं है। नशेब व फराज होते हैं, कहीं बुलंद इलाका होता है, कहीं नीचा इलाका होता है,
कम ज्यादा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक जर्नल पर्सपेक्टिव होता है कि जो है ना ये इलाका 100 मीटर्स तक है या 200 मीटर्स तक है या इस तरह से ऊपर इलाका है, तो वो इलाके के एतबार से क्या होता है, कंट्रोल लेंस के जरिए जाहिर किया जा सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आमतौर पे पूछता है एग्जाम्स पे खाते लकीरों का। अब रही बात सेकंड स्टेप जो हम देखेंगे, वो है नक्शे में तूले बलद अर्जे बलद। तूले बलद जमीन पर मौजूद फर्जी वो लकीरें हैं दायरा नुमा, सॉरी अर्जे बलद दायरा नुमा लकीरें हैं जो जमीन पर आड़े तौर पर मारी जाती हैं, और ये दरमियान में जो लाइन है, जो बीच में सेंटर में लाइन है जिसे हम खत इस्तवा कहते हैं, वो सबसे बड़ी है। जैसा जैसा हम ऊपर जाएंगे क्या होते हैं, कम होते रहते हैं, उसके जो दायरा है छोटा होता रहता है। उसी तरह से जमीन पर मौजूद निफ्स दायरे, आधे दायरे, जिसे हम तुले बलद कहेंगे, जो खुतबे शुमाली से खुतबे जुनूबी तक जुड़ते हैं। ये दायरे, निफ्स दायरे, दायरे और निफ्स दायरे, ये फर्क है। अर्जे बलद दायरों की शक्ल में होते हैं जो दायरे की तरह धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं, जबकि निफ्स दायरे हैं, आधे दायरे हैं, जिसे हम तुले बलद कहते हैं, जो खुतबे शुमाली से खुतबे जुनूबी को जोड़ते हैं, जिसे हम निफ्स दायरे कहेंगे, आधे दायरे कहेंगे। खैर इसके बारे में तफसीली तौर पे आगे देखेंगे हम। देखिए भाई, यहाँ पर दो चार पॉइंट हैं, बातें हैं जो जरूरी है मैं बताता चलूं। जमीन को सबसे पहले, जो जमीन गोल है साबित करने के लिए एक सयाह निकला जिसका नाम था मेगलान, जिसने जमीन का मुकम्मल सफर किया। पहले ये लोग समझते थे कि जमीन चपटी है, हो सकता कहीं जाकर गिर जाएंगे हम, लेकिन मेगलान ने सफर करके ये साबित किया कि जमीन गोल है सबसे पहले। उसके बाद जमीन के मुख्तलिफ नक्शे बनना शुरू हुए, जिसकी मदद से लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करने लगे। उसमें सबसे अहम नक्शा आता है अल-इदरीसी का, जो कि अरब स्कॉलर था। अल-इदरीसी का नक्शा आता है, जो वो काफी अहम माना जाता है उस जमाने में, जिसकी मदद से कई सयाह सफर करे। अब ये कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान का सफर किया और 1498 में समुद्री रास्ते के जरिए से हिंदुस्तान तक पहुंचा। तो वो किसकी नक्शों की मदद से हिंदुस्तान तक पहुंचा? तो वो नक्शे की मदद से पहुंचा अल-इदरीसी के। अल-इदरीसी के नक्शों की मदद से वो जो है ना हिंदुस्तान तक पहुंचा। लेकिन अल-इदरीसी की खास बात थी, जुनूब को ऊपर, शुमाल को नीचे बताया जाता था, यानी बैद आज के दौर के एतबार से बरक्स तौर पे इस्तेमाल होता था। खैर ये एक अहम है। इसके अलावा नक्शों का इस्तेमाल कई लोगों ने किया। गेराइडस मर्काटर है, जिसने यूनानी है, मसरियां हैं, मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने एतबार से उस दौर में नक्शों का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया है। ये इसका जिक्र आपको कहाँ मिलता है? 8th क्लास में डिटेल मिलता है। 8th क्लास के अगर फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे आप, तो पूरा इसकी तारीख आपके पास मौजूद है। देखिए सफर किस तरह से, यहाँ पर विलियम लम्पटन 1802 ने एक जोग्राफी सर्वे शुरू किया, जो दुनिया का एक मशहूर जोग्राफी सर्वे माना जाता है। इस सर्वे का आगाज चेन्नई से हुआ और हिमालय पर खत्म हुआ, ताकि तूले बलद की लंबाई और मुख्तलिफ मकामात की ऊंचाई पैमाइश हो सके। इस सर्वे को जॉर्ज एवरेस्ट ने मुकम्मल किया, जिसके जरिए साबित हुआ कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही मशहूर हुई, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही रखी गई। पहली मर्तबा ये जो सर्वे किया गया, जिसे साइंटिफिक तरीके की पैमाइश के तौर पे माना जाता है, साइंटिफिक तरीके से किया गया सर्वे है। शुरू करने वाला विलियम लम्पटन है, लेकिन इसको जो है ना पाए तकमील तक पहुंचाने वाला, इस सर्वे को मुकम्मल करने वाला सर जॉर्ज एवरेस्ट है, जिसने ऊंचाई एवरेस्ट तक की ऊंचाई को नापकर बताया। इसकी शुरुआत चेन्नई से हुई, और ये सतह समंदर, चूंकि चेन्नई सतह समंदर से टच होता, वहां से शुरू होकर हिंदुस्तान के ऊंचे बुलंद तरीन मुकाम या हिमालय के बुलंद तरीन चोटी तक का इसका सर्वे किया गया। तो खैर नक्शों को जांचने के लिए, नक्शों को समझने के लिए सिमतों का तयन करना है। ये तो जो है ना हमने पढ़ा कि शुमाल को नक्शों में हमेशा ऊपर की तरफ, जुनूब को हमेशा नीचे की तरफ बताया जाता है। राइट साइड मशरिक और लेफ्ट साइड मगरिब होती है। इसके अलावा अब इसको, खैर इसमें तो जो है ना बुनियादी
मालूमात रखे गए हैं सिक्स तक, 6 7 की क्लास तक, या क्या कहेंगे 4th 5th की क्लास में भी इसको जो है ना छोटी सी मालूमात रखी गई। इसको समझने के लिए मैं एक क्या काम करता हूँ, मेरे पास हमारे स्कूल में बनाया गया एक नक्शा है जिसकी मदद से हम जरा और इसकी गहराई में जाएं। हाँ देखिए साहब, ये है दुनिया का नक्शा जिसमें बहरे आजम और बर्रे आजम को बताया गया है। ये तो आम नक्शा है, हर कोई जानते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी टेक्निकल पॉइंट्स जो जरूरी है मैं बताना चाहूंगा, वो आपके सामने रखूंगा। दुनिया का नक्शा है जिसमें बर्रे आजम बहरे आजम को रखा गया है। 6th क्लास में इसको जो है ना देखा जा सकता है। बर्रे आजम कौन से हैं? एशिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये जो है ना 7 बर्रे आजम है। अगर हम इसके बहरे आजम की बात करेंगे, बहरे आजम की बात करेंगे तो इससे पहले भी कहा गया था शुमाली अमेरिका, मिनट, जी, बहरे आजम ये है बहरुल काहिल। मैंने इससे पहले कहा कि बहरुल काहिल ये भी है और यहाँ पर भी बहरुल काहिल है। अब ये जो एरिया है शुमाली अमेरिका और एशिया का रूस का कोना जिसे हम साइबेरिया कहते हैं, ये जो कोना है मशरक़ बईद का हिस्सा, ये जो नजर आ रहा है ये, और ये जो कोना है अलास्का का, इस दोनों के दरमियान 92 किलोमीटर का फर्क है। 92 किलोमीटर की दोनों दोनों के बीच में दरार है। वो कैसे है? क्योंकि जमीन गोल है, ये बात हम जानते हैं। तो अब ये जो जमीन गोल है इसके दरमियान फर्क ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने जमीन को चपटा करके यानी क्या कहेंगे नक्शे के सामने रखने की कोशिश की है। तो इसी वजह से बहरुल काहिल भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यहाँ पर बहरुल काहिल है, ये भी बहरुल काहिल। तो बहरुल काहिल का हिस्सा बहुत बड़ा समंदर है। इसके अलावा भी अगर हम पिछले का हिस्सा देखेंगे, ग्लोब में देखेंगे, तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि बहरुल काहिल का कितना बड़ा हिस्सा मौजूद है। ये समंदर है बड़ा। बहरे अफ्रीकानुस, अफ्रीका, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका डिवाइड करने वाला जो समंदर है बहरे अफ्रीकानुस है। बहरे हिंद जनूबी एशिया में हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और जनूबी एशिया का दरमियान का हिस्सा तमाम एरिया ये बहरे हिंद कहलाता है। इसके अलावा नीचे जो अंटार्कटिका का इलाका है, बहरे अंटार्कटिक जिसे कहेंगे, वो भी इसी को जुदा करता है। इसी तरह से हम देखें तो ऊपर का हिस्सा देखेंगे बहरे अफ्रीकानुस का शुमाली हिस्सा आर्कटिक समंदर मौजूद है। ये इसे को आमतौर पर इंग्लिश चैनल भी कहा जाता है, इंग्लिश चैनल भी कहते हैं किसे? आर्कटिक हल्के के ये जो एरिया है जहां पर क्या कहते हैं इंग्लैंड और ये नॉर्वे का एरिया के इलाके के जो एरिया है, यहाँ पर हम जिसे इंग्लिश चैनल भी कहा जाता है। इससे पहले मैंने एक जिक्र भी किया था कि खलीज हडसन कहाँ पे? खलीज हडसन ये है, शुमाली अमेरिका का ये हिस्सा है खलीज हडसन। खलीज के माने होते हैं 3 तरफ जमीनी हिस्सा और बीच में समंदर। जिस तरह से हम जजीरे नुमा कहते हैं, 3 तरफ पानी बीच में जमीन का हिस्सा, जिसे जजीरे नुमा कहते हैं, खलीज का मतलब होता है तीनों तरफ जमीन बीच में समंदर का हिस्सा, इसे खलीज कहेंगे। जैसे खलीज बंगाल है यहाँ पर, और ये खलीज हडसन है। तो खलीज हडसन में एक दुनिया की एक सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी। ये नदी आकर जो है ना यहाँ पर गिरती है, जिसकी वजह से ये एरिया, और चूंकि खलीज हडसन दूसरे समंदर से जरा बाजू जो है ना जमीनी जजायर भी मौजूद हैं, इस वजह से यहाँ का पानी नमकीन नहीं है, कम है। 0.03% जो है ना यहाँ का पानी नमकीन है। खैर, नक्शे की बात कर रहे थे हम, तो नक्शे में देखिए तो समंदर है, बहरे आजम, बर्रे आजम है, ये तो रही बात। इसके बाद जो नक्शे में बीच में जो अर्ज़े बलद बताई गई है, 0 दर्जे खते इस्तवा है। खते इस्तवा को 0 दर्जे अर्ज़े बलद कहते हैं। खते इस्तवा जो जमीन के दरमियान के हिस्से से गुजर रही है, और ये गर्म इलाका है खते सरतान से। खते जद्दी का एरिया जो होता है, ये इसे हम मुंतख हारा कहते हैं। तो खते सरतान शुमाली जमीनी हिस्से में पाई जाती है। खते सरतान 23.5 दर्जे,
जबकि जुनूबी जमीनी हिस्से में पाई जाने वाली 23.5 दर्जे खते जद्दी है। ये 23.5 दर्जे क्यों रखा गया है? 23 भी रख सकते थे, 20 भी रख सकते थे। इसकी वजह है जमीन का झुकाव। जमीन का झुकाव 23.5 दर्जे झुकी हुई है जमीन, स्ट्रेट नहीं है, बल्कि 23.5 दर्जे जमीन का झुकाव है। इसी वजह से इस खतूत को भी 23.5 दर्जे पर रखा गया है, खते सरतान और खते जद्दी को। अब यहाँ देखिए एक नक्शे में खास बात नजर आ रही है होंगी आप लोगों को कि शुमाली हिस्सा बड़ा दिख रहा, जनूबी हिस्सा कम दिख रहा। खते इस्तवा यहाँ से बीच में से आना है जमीन के, लेकिन यह बहुत नीचे हो गई, जबकि हिस्सा बड़ा दिख रहा। एक्चुअली जमीन का जो ज्यादातर हिस्सा है, यानी खुश्की की शक्ल में जो ज्यादातर हिस्सा है वो शुमाली हिस्से में है, जुनूब में ज्यादातर हिस्सा नहीं है। जनूबी अमेरिका, जनूबी अफ्रीका का हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया, 3 बर्रे आजम और एक अंटार्कटिका जो बर्फ से ढका हुआ है, ग्लेशियर से मौजूद, यहाँ पर ना काई मिलेंगी, ना एक परिंदा मिलेगा, ना चरिंद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें सिवाय बर्फ के, वो है अंटार्कटिका। उसकी वजह यह है कि बहुत सर्द तरीन, इंतहाई सर्द तरीन है। जहां पर एक मुकाम है वस्टाक, जहां का दर्जा हरारत मापा गया -86 डिग्री है। तो बहरहाल क्यों है ये सर्द तरीन है? ये भी इलाका है, शुमाली हिस्सा भी सर्द है, लेकिन शुमाली हिस्से के एतबार से जनूबी हिस्सा सर्द तरीन है। उसकी वजह क्या है? ये समंदरी इलाका ज्यादा है यहाँ पर, जबकि शुमाली हिस्से में जमीनी खुश्की इलाका ज्यादा है। लिहाजा यहाँ पर जो साइबेरिया का इलाका है या अलास्का का इलाका है, यहाँ पर हम देखते हैं खुतबे में जो है ना चंद खुतबी इलाके के लोग, कबायली लोग मौजूद हैं अलास्का में, खुतबैन में, और ये इलाकों में लोग मौजूद हैं, जिसे ये इलाके में मौजूद लोग जिसे हम क्या कहते हैं, खुतबी इलाकों में रहने वाले लोगों को खुतबी इलाके में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? चलिए मुझे आपसे जवाब चाहिए, मैं तो जरा भूल रहा हूँ, खुली बात है। आप बताइए, कोई बता सकते हैं जरा? ये कीजिए शकील साहब, क्या कहते हैं, अनम्यूट कीजिए थोड़ी देर के लिए। स्कीमोस कहते हैं। इस्कीमोस। स्कीमोस और एक है, एक स्कीमो है और एक है, दूसरे 2 कबाइल है। एक स्कीमोस है, दूसरे है लैप्स। स्कीमोस हैं और लैप्स हैं। इनका जिक्र हमारी 8th क्लास में डिटेल में मिलता है। ये इलाके में मौजूद लोग हैं, साइबेरिया के इलाके में, अलास्का के इलाके में जो मौजूद लोग हैं, स्कीमोस हैं और लैप्स हैं। इनकी तर्ज जिंदगी किस तरह से है, ये लोग किस तरह से अपनी जो है ना निगहदाश्त करते हैं, उनकी ग़िज़ाई जिंदगी कैसी है, उनकी रहन सहन कैसा है, उनकी रिहाइश कैसी है, इसके 8th क्लास में डिटेल में है। आप एक नज़र देख लीजिए, ताकि इसके मुतालिक भी आपको सवालात के अगर जवाब मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे नक्शे की। तो नक्शे में देखिए, शुमाली हिस्से में ज्यादा खुश्की का इलाका है, लिहाजा इसको जो है ना ऊपर ज्यादा तौर पे बताया गया है। नक्शों में भी इसी तरह से होता है। अब रही बात, ये जो अर्जे बलद हैं, इसमें से एक दरमियान में से एक तूले बलद को रखा गया है। देखिए एकदम एग्जैक्टली बीच में से 0 डिग्री तूले बलद, जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं। ये दरियाए टाइम्स, जो कि लंदन के पास एक दरिया है जिसका नाम है टाइम्स, दरिया का नाम टाइम्स है, उसके किनारे से गुजरती है। इस वजह से इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन कहा गया है, IST, इंटरनेशनल टाइमलाइन। तो ये जो इंटरनेशनल टाइमलाइन है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? अगर एक सवाल आ गया इन जनरल, तो उसको समझने के लिए हमें नक्शे को जहन में रखना जरूरी है। ये देखिए, ना सिर्फ इंग्लैंड है बल्कि स्पेन है, उसके बाद ट्यूनिस है, उसके नीचे नाइजीरिया है। ये इलाके से, ये ममालिक से गुजरती है ग्रीनविच। अब ये 4 ममालिक में से किसी एक ऐसे मुल्क का नाम दे दिया जो है ना इसमें से नहीं हो सकता, तो उस तरह से भी पूछ सकता है। तो लिहाजा सवाल, नक्शा को जहन में रखना इसलिए जरूरी, मैं नक्शा बताने की अहमियत इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि शुमाल में, जुनूब में, मशरिक में, मगरिब में कौन सा बर्रे आजम किधर है, कौन से बहरे आजम किधर है, कौन सा बर्रे आजम में वो जुनूबी हिस्सा किस तरफ मौजूद है, हिंदुस्तान अगर किस बर्रे आजम के कौन से हिस्से में आता है तो क्या कहेंगे हम? सीधी बात है, शुमाल मशरकी निस्फ कुर्रा।
शुमाल मशरकी निस्फ कुर्रा है, जिसमें हमारा हिंदुस्तान आता है, बल्कि एशिया का ज्यादातर हिस्सा है। यूरोप भी शुमाल मशरकी निस्फ कुर्रे में है। शुमाली अमेरिका भी शुमाल मशरकी निस्फ कुर्रे में है। जुनूब मगरबी निस्फ कुर्रे में क्या है? जुनूबी अमेरिका है, सिवाय इसके अलावा कुछ भी नहीं। जुनूब मशरकी निस्फ कुर्रे में क्या है? एक तो ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा पापू न्यू गिनिया, जो कि तस्मानिया, जजायर हैं, और ये जो इंडोनेशिया मलेशिया के जजीरे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं दो तरफ, शुमाल में भी जुनूब में भी। और जुनूबी अफ्रीका का हिस्सा, ये जुनूब मशरकी निस्फ कुर्रे में है। तो नक्शे को अगर जहन में रखते हैं तो सवाल किसी तरह का भी आए, किसी तरह के भी सवाल पेश किया जाए, तो उसको हम आसानी से जवाब देने के काबिल बन सकते हैं। नक्शे को जहन में रखना बहुत जरूरी है। इसी बात को कहने के लिए मैंने इस नक्शे को आपके सामने रखा है। तो देखिए, शुमाल मशरकी निस्फ कुर्रा, जुनूब मशरकी निस्फ कुर्रा, शुमाल मगरबी निस्फ कुर्रा, जुनूब मगरबी निस्फ कुर्रा। इस कौन से बड़े आजम में किस तरफ क्या चीज है, कौन किधर है, इसको देख जानना बहुत जरूरी है। तभी हम आसानी से किसी भी किसी तरह के भी सवाल आए तो उसको जवाब देने में आसानी होती है। जैसे इंटरनेशनल जो टाइमलाइन है, इसके अगर हम मशरिक में जाएंगे 180 दर्जे तूले बलद है, इसके मगरिब में 180 दर्जे तूले बलद है। इसको ईस्ट कहेंगे, इसको वेस्ट कहेंगे। अब हिंदुस्तान के जो दरमियान में से दर्जे अर्जे बलद तूले बलद गुजर रही, वो है 82.3 सिफर, 82 दर्जे तूले बलद गुजर रही है। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं हिंदुस्तान में, जो कि इलाहाबाद से गुजर रही है लाइन, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पर 5.5 घंटे पीछे होता है। हम आगे हैं, क्योंकि मशरिक में है, तो हम जो है ना यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। इसको भी किस तरह से अगर डिवाइड करना है, तो उसका आसान तरीका है, जमीन एक दर्जा पाल करने के लिए 4 मिनट टाइम लेती है। अगर 4 मिनट के एतबार से हम उसको जोड़ते चले जाएं, तो इससे हमें आसानी से जवाब मिल सकता है। कैसा कि अब जैसे हम कहेंगे सऊदी अरब है, ये 40 दर्जे तूले बलद पर मौजूद है सऊदी अरब, तो 40 दर्जे और हमारा 82 दर्जे, 40 को 82 भी निकालेंगे तो 42 दर्जे पार करने के लिए जमीन कितना टाइम लेगी? 42 दर्जे पार करने, तो उसको हम 4 से जरूर देंगे। 42 को 4 चौक 16, और फिर 2, 4 दूनी 8, 168 मिनट। यानी कितने मिनट हो गए? 168 मिनट, यानी 168 ही होंगे ना, 132 मिनट होंगे। 40 दर्जे फर्क है, 40 दर्जे के दरमियान का फर्क जो है वो कितना होगा? अगर हिसाब करके देखेंगे तो 4 दर्जे, एक दर्जा पार करने जमीन 4 मिनट ले रही है, तो 40 दर्जे पार करने के लिए 160 मिनट, यानी 2 घंटे 120 मिनट हुए, 2 घंटे 40 मिनट, 40 दर्जे पार करने के लिए 2 घंटे 40 मिनट अगर टाइम ले रहे, तो समझिए एग्जैक्टली अगर 40 दर्जे पे है, अगर 40 दर्जे के बजाय जो है ना दूसरा कोई दर्जा है, तकरीबन 36 दर्जे या 35 दर्जे, तो हम कहते हैं कि 2.5 घंटे का फर्क है सऊदी अरब में और हिंदुस्तान में। तो दर्जे तूले बलद अगर हमें मालूम होगा, तो एग्जैक्टली कहां पर क्या वक्त हो रहा है हम बता सकते हैं। ये बोलना अहम बात है। तो 4 दर्जे के एतबार से डिवाइड करके ये बताया जा सकता है कि कौन से दर्जे पर टाइम क्या हो रहा है। अगर एक जगह का टाइम मालूम होगा, तो जैसे 0 दर्जे बलद पर यह टाइम हो रहा है, दूसरी जगह पे क्या टाइम होगा, या क्या कहेंगे हिंदुस्तान के इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पर यह टाइम हो रहा, तो दुनिया में इस टाइमलाइन पर क्या टाइम होगा। इस तरह से डिवाइड करके हम बता सकते हैं। तो तूले बलद के लिए, अर्जे बलद के लिए, या क्या कहेंगे शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब के नक्शों को समझने के लिए नक्शे को जहन में रखना बहुत ही जरूरी है। तभी हम इस तरह के किसी तरह का भी नक्शे के मुतालिक सवाल आए, हम उसको जवाब देने के काबिल बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट, इधर गया। हाँ, देखिए, अब जोग्राफी एतबार से हिंदुस्तान में तेलंगाना की जो मुकाम है 29वीं रियासत है। तेलंगाना कौन से अर्जे बलद से कौन से तूले बलद के दरमियान है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। 19 एक मिनट, ब्लर मत कीजिए सर। तेलंगाना का जो शुमाली अर्जे बलद है
कहां से शुरू हो रहा है? 15.55 शुमाली अर्ज बलद से 19.56 या 56 अर्ज बलद के, शुमाली अर्ज बलद के दरमियान है। और तूले बलद क्या है? 77.15 से 80.47 मशरकी तूले बलद के दरमियान है। और एक खास बात ये भी मालूम होनी चाहिए कि तेलंगाना के बाजू जो हमारा आंध्र प्रदेश है, काकीनाडा, वहीं से हमारी टाइमलाइन जाती है। कौन सी टाइमलाइन? हमारे हिंदुस्तान की टाइमलाइन जो है वो काकीनाडा से जाती है। आप लोगों को एक बात जानकर अजीब लगेगा कि सबसे पहले मगरिब अगर मशरिक सॉरी फजर अगर होती है तो वह अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कब होती है फजर? अगर हमारे पास समझिए फजर 6 बजे हो रही तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होती है। उसी तरह से गुजरात में वो फजर का टाइम होगा समझिए तकरीबन 7 बजे के करीब में। हिंदुस्तान के एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद के दरमियान तकरीबन 2 घंटे का फर्क है। बईद ये कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर के दरमियान जो दरमियान में से जो टाइम लाइन जा रही है हिंदुस्तान के करीब से जा रही है, लिहाजा हमें ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता है टाइमलाइन में, क्योंकि टाइमलाइन हमारे करीब से है, ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता मगरिब और फजर में। जबकि हम जैसे गुजरात में जाए या अरुणाचल प्रदेश में रहेंगे तो मगरिब के टाइम में और फजर के टाइम में बहुत फर्क महसूस करते हैं। सुबह जल्दी हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में और शाम 5 बजे हो जाती है। जबकि गुजरात में देखेंगे हम तो सुबह सुबह जो है देर से होती है और शाम भी देर से होती है। हम चूंकि टाइमलाइन के करीब हैं, काकीनाडा से हमारी टाइमलाइन जा रही है 82.30, यहाँ देखिए 77.15 से 80.47 इसके दरमियान तेलंगाना मौजूद है। इसके बाजू यानी तकरीबन थोड़ा सा बाजू यानी 82.3 पर ही टाइमलाइन है। लिहाजा हमें टाइम का ज्यादा फर्क महसूस नहीं होने की वजह है, ये बताना चाह रहा था मैं। तो खैर ये क्या कहेंगे ज्योग्राफिया की ये है तूले बलद और अर्ज बलद के दरमियान का फर्क। कितने मुरब्बा किलोमीटर है तेलंगाना का जोग्राफी रकबा? 1,14,863 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि इलाके के एतबार से हिंदुस्तान में 12वां नंबर रखता है तेलंगाना। तेलंगाना के 33 अजला हैं, आदिलाबाद से शुरू होकर देखते जाइए। ये तो देखते हैं हम, मालूम से कोई ये नहीं है। देखो हिंदुस्तान, अब यहाँ पर अरे थोड़ा सा हिंदुस्तान में जुमला 28 रियासतें 5 मरकज जेर इंतजाम इलाके पाए जाते हैं। हिंदुस्तान का सदर मुकाम दिल्ली है। ये क्या सही बात है? जरा अनम्यूट करो हमारे शकील साहब, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे इस बारे में। इसको बोल खत्म करेंगे आज हिंदुस्तान के ज्योग्राफी में। सर ये 6th क्लास की टेक्स्ट बुक है, नहीं सॉरी 5th क्लास की टेक्स्ट बुक में यही दिया हुआ है सर, यही सेम एज इट इज प्रिंटेड है सर। क्या सही है ये? गलत है सर, 29 रियासतें हैं और 7 मरकजी इंतजाम इलाके। नहीं, मसला क्या हो गया, परसों कश्मीर को दो हिस्सों मरकज में जेर इंतजाम ले जी जम्मू और कश्मीर अलग अलग किया था, वो बता रहे हैं। जी जी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को मरकज जेर इंतजाम इलाके के दर्जे में रखा गया। अभी रियासत का दर्जा देना बाकी है उसको, अभी उसको मोल्लक रखा गया है दोनों को। उसके लिए बाज़ाब्ता देखेंगे आप उमर उमर फारूक उमर फारूक फारूक उमर उमर अब्दुल्ला सॉरी उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, वो भी जो है ना कह रहे हैं कि हम रियासत का दर्जा देंगे। और लद्दाख में क्या नाम है उसका बेचारे का जिसने अनशन किया, उसको भी परसों जेल में डाला गया। लद्दाख में जिसने रियासत का दर्जा देने की तौर पर उसने अपनी जो है ना लड़ाई लड़ रहा है, वो फुनसुक एमपी है वांगडू, तो फुनसुक वांगचुक वांगडू वांगचुक वांगचू वांगचुक वांगडू जी वांगचुक। वो क्या कह रहे हैं, इसी रियासत के दर्जे के तौर पर जो है ना वो देने की तौर पर ये कर रहे हैं, तो उसको मोहलक रखा गया ना, मरकज जेर इंतजाम इलाका बोल रहे हैं ना उसको रियासत बोल रहे हैं। इस वजह से क्या कहा गया है, यहाँ 28 रियासतें 5 मरकज जेर इंतजाम इलाका कहा गया है। लेकिन 5 भी कहेंगे तो क्या सही है, दुरुस्त है ये 5 7 है सर। रियासतों का क्लियर है भाई, हम 29 नहीं 28 कहेंगे, क्योंकि
जम्मू कश्मीर का मसला है। फिर ये मरकज ज़ेर इंतजाम इलाके 5 किस तरह से? 7 इलाके में गिनकर सुनाता हूं आपको। दिल्ली, पांडिचेरी, दमन और देव, दादा नगर हवेली, उसके बाद क्या है, दादा नगर हवेली, अ, चंडीगढ़, ये 5 हो गए। दिल्ली है, अभी 2 है। दिल्ली रियासत है ना सर? हाँ, दिल्ली को रियासत का दर्जा दिया गया है। अंडमान निकोबार सर। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। जी 2 हैं। ये मरकज ज़ेर इंतजाम इलाके में है। तो क्या दिल्ली को रियासत का दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से नहीं बता रहे यहाँ पर? नहीं है दिया ना गया सर? नहीं दिया गया सर, है। वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दिल्ली में अभी भी मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जी, सीएम भी है ना सर? सीएम भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, जो कि जो है ना सीएम का दर्जा रखता है कहाँ, दिल्ली में। अब अगर दिल्ली को अगर हटाएंगे तो 6 होंगे ना, 5 तो नहीं होंगे। पांडिचेरी को भी दिए शायद ना सर, बनाने के उसमें रखे हुआ है वो तो पता है बीच रियासत में। का दर्जा नहीं दिया गया, अभी नहीं दिया गया, सीएम वगैरह वो नहीं भी है वहां पर, मोहल्लक है वैसे। मोहल्ला है भी। तो खैर, इसके लिए क्या करना, हम जो करंट अफेयर है उसके ताल्लुक से जाना है हमें। किताब को जो है ना वही रखना है इसको। आमतौर पे ये जो लेटेस्ट करंट अफेयर जो है, या जनरल नॉलेज जो जिसकी बात है, उसके हिसाब से हम रखेंगे उसको, जो है ना एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते 7 है, या एग्जैक्टली 6 भी नहीं कह सकते। थोड़ी चीजों को जो है ना मुअल्लक रखा गया है, खासतौर पे मरकज ज़ेर इंतजाम इलाकों की तौर बात करेंगे। सर तो खैर, जुमला 8 है ना? जी अब जो है हिंदुस्तान में कुल 28 रियासतें हैं और 8 मरकजी जेर इंतजाम इलाके, जी यूनियन सर टेरिटरी। 8 है जुमला। जी, अब करंट अफेयर्स की बात करेंगे अपन एग्जैक्टली, आज की अगर बात करेंगे, क्योंकि मोहल्ला रखा गया, उसको कल रखेंगे या नहीं रखेंगे अलग बात है, लेकिन अब फिलहाल 8 मरकज ज़ेर इंतजाम इलाके, लद्दाख है और कश्मीर है। रियासत यहाँ पर 32 में से एक रियासत कम हो जा रही, वो है जम्मू कश्मीर। इस वजह से 28 बता रहे हैं, ठीक है। 8 में अंडमान निकोबार एक है और चंडीगढ़ है और जी, लक्षद्वीप भी दारदा है। दारदा है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, दादा नगर हवेली है, दमन और पांडिचेरी है, देव है, लद्दाख है, पौंडीचेरी है। जम्मू जी, और कश्मीर है। हाँ, तो वही तो बोला मैं, रियासत का इसको दिल्ली के दर्जे से निकालकर मरकज ज़ेर इंतजाम में रखा गया, लेकिन अभी वो पूरा मरकज ज़ेर इंतजाम इलाका भी नहीं बोल रहे उसको, आमतौर पे उसको जो है ना मौलक रखें उसके रियासत का ताल्लुक से दर्जा 2019 में खत्म होकर यूनियन टेरिटरीज बन गई अब जम्मू बना दिए कश्मीर। हैं, लेकिन उसकी लड़ाई चल रही है फिलहाल, रियासत का दर्जा दो बल्कि, क्योंकि सीएम है फिलहाल, इलेक्शन हो चुका है कश्मीर में, इस वजह से वहां पर आर्टिकल उसकी बात चल रही है। आर्टिकल 345 आया था ना सर, उसकी वजह से बर्खास्त कर जी, दिया गया ना जब। हाँ बर्खास्त कर दिए, लेकिन फिर इलेक्शन हुआ ना, कब तक रखे उसका टाइम, इलेक्शन होने से पहले तक का रखे थे, लेकिन इलेक्शन हो गया, अब बाज़ाब्ता वहां पर सीएम भी आ चुका है। ये क्या है, कौन कर रहे हैं ये 1/2 लाइन्स? शकील साहब, ये लाइना क्यों आ रहे हैं ऊपर? भाई स्क्रीन टच कर रहे हैं, मत कीजिए टच। कौन कर रहे हैं आखिर? खैर, ठीक है, जोग्राफी एतबार से देखिए, रूस, सॉरी ये रूस कनाडा, ये जो ना एतबार से सबसे बड़े ममालिक हैं। अब मैं ये जो कह रहा था कि 8.4 दर्जे शुमाल से 36.6 दर्जे शुमाल अर्ज बलद के दरमियान कौन है? हमारा हिंदुस्तान है, खत इस्तेवा के करीब से, यानी श्रीलंका के नीचे से जारी खत इस्तेवा, जरा ऊपर अगर आएंगे अपन, 8.4 दर्जे शुमाल अर्ज बलद से 36.6 शुमाली अर्ज बलद तक। फिर अगर हम तुले बलद की बात करेंगे तो 68.7 से 97.25 मशरकी तुले बलद के दरमियान हमारा हिंदुस्तान मौजूद है। हमारी जो टाइमलाइन है वो है 82.3, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा गया। तुले बलद इलाहाबाद से गुजरती है, और हम अगर आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो काकीनाडा के करीब से गुजरती है। ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसके बारे में डिस्कस अर्लियर। तो बहरहाल, हिंदुस्तान के जोग्राफी एतबार से अब कौन सी रियासतें कहाँ हैं और कौन सी जो है ना रियासत को हम अच्छी तरीके से जानना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान का नक्शे को बेहतर तरीके से जहन में रखें।
उसको मैं थोड़ा सा शेयर करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हिंदुस्तान का नक्शा जी, ये है देखिए, हिंदू तंत्र में जो दिया गया है, इसको जहन में रखना अच्छा है। यही इससे पहले भी कहा था मैं, 68.7 दर्जे तूले बलद से 97.25 मशरकी तूले बलद के दरमियान, और 8.4 शुमाली अर्ज बलद से 37.6 शुमाली अर्ज बलद के दरमियान ये जो महल वक़ू है, ये हिंदुस्तान का महल वक़ू है। और इसमें जो दरमियान में से गुजर रही है, इलाहाबाद से होते हुए मशरकी म्यारी स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिसे हम म्यारी निस्फुन नहार कहेंगे, और हिंदुस्तान के दरमियान में से खत सरतान गुजर रही है। तो ये जो नीचे का एरिया है, ये मुंतखे हारा में आता है, जबकि ये मुंतखे मोतदिला में आता है। लिहाजा थोड़ा सर्द होता है, ये थोड़ा गर्म होता है। जनूबी हिंदुस्तान का इलाका गर्म होता है, जबकि शुमाली हिंदुस्तान का इलाका ठंडा होता है। उसकी वजह है खत सरतान से खत जद्दी का जो दरमियान का इलाका वो गर्म है, ये बात हम बखूबी जानते हैं। तो ये नक्शे को जहन में रखना है। अब शुमाली रियासतें कौन सी हैं? शुमाली रियासतें, शुमाल मशरकी रियासतें कौन सी है, मशरकी रियासतें कौन सी है, मगरबी रियासतें कौन सी है, जुनूबी रियासतें कौन सी है, इसको जहन में रखना जरूरी है। रियासतों का नक्शा भी आपके जहन में होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक, यहाँ क्या कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, आसाम से लेकर यहाँ पर क्या कहेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात का जो रियासतें हैं, तमाम रियासतों को हम अपने जहन में स्टेप बाय स्टेप कौन सी मशरक में है, मगरब में है, शुमाल में है, जुनूब में है, इसको बेहतरीन तरीके से याद जहन में रखना बहुत जरूरी है रियासतों को। तो सवाल कैसा भी है, तो हम इसको अगर नक्शों को जहन में रखेंगे, नक्शों में कौन सी चीज कहां पर मौजूद है एग्जैक्ट अगर हमें पता होगी, तो हम आसानी से कोई सी तरह का भी सवाल आए तो उसको जवाब देने में आसानी होगी। ठीक है, कहाँ गया जी। तो मशरकी हिंदुस्तान में कौन सी रियासतें हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल। मगरबी हिंदुस्तान में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। शुमाली हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। जनूबी हिंदुस्तान में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। अब ये शुमाल मशरकी रियासतें हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जिसे नॉर्थ वेस्ट सॉरी नॉर्थ ईस्ट माफ करना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहा जाता है। शुमाल मशरकी रियासतें। हिंदुस्तान के दरमियान में जो है मध्य प्रदेश जिसे कहते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये हिंदुस्तान के दरमियानी रियासतें। तो हिंदुस्तान का जोग्राफियाई एतबार से कौन सी रियासत बड़ी है, कौन सी रियासत छोटी है, ये डेटा को आप अच्छी तरीके से देख लें तो बेहतर है। आमतौर पे जोग्राफी एतबार से, अगर एरिया के एतबार से देखेंगे तो सबसे बड़ी रियासत क्या कहेंगे आबादी के एतबार से नहीं, एरिया के एतबार से सबसे बड़ी राजस्थान है और सबसे छोटी गोवा है एरिया के एतबार से। आबादी के एतबार से सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटी सिक्किम है। रियासतें अगर देखेंगे इसमें बाज़ाब्ता 2001 की मरदमशुमारी के एतबार से तमाम फहरिस्तों को दर्ज फहरिस्त रखा गया रियासतों को। ठीक है, हाँ सवालात हैं। अल इदरीसी का नक्शा किस जुबान में था? फ्रांसीसी, फारसी, अरबी? अरबी। बाबाए नक्शा किसे कहा जाता है? बाबाए नक्शा, बाबाए डच नक्शा कहेंगे। फर्स्ट वन, हाँ, ग्रेटेस्ट मर्काटर, यूरोप क्या बोलते हैं, चाइन का है ये, चाइनीज का है बोलते हैं ना सर। नहीं, ग्रेटेस्ट मर्काटर है जो कि यूनान भी कहलाता है। बाबाए डिच पेट्रोलमी है, बाबाए डिच पेट्रोलमी है, टालमी जिसे कहते हैं। नक्शों वाली किताब अटलस, ये तो आप मालूम है। अल इदरीसी ने नक्शे के ऊपर किस जानिब जाहिर किया? शुमाल, जुनूब? शुमाल, नहीं, ऊपर की जानिब, जुनूब, जुनूब। अल इदरीसी के नक्शे की खास बात यही थी कि उसमें उल्टा बताया गया था, जुनूब को ऊपर, शुमाल को नीचे बताया गया था। हिंदुस्तान में सर्वे का आगाज हुआ मुंबई, चेन्नई। दुनिया की फतेह का ख्वाहिशमंद, बीच में आ गया, सिकंदर। ये तो वो जनरल सी बात है। अल इदरीसी ने किस साल दुनिया का नक्शा तैयार किया? 1174।
1174, राइट, एग्जैक्टली। इन्होंने तुले बलद और अज़े बलद के मुताबिक नक्शे बनाए। कौन है ये? यूनानियों। यूनानियों ने। इसीलिए ग्रैडस मर्काटर जो यूनानी था, इसलिए बाबाए नक्शा, क्या कहते हैं, बाबाए नक्शा कशी कहा जाता है इसको, यानी एग्जैक्टली साइंटिफिक नक्शा था। एक सा बुलंदी वाले मुकामात को जोड़ने वाली लकीरें, इर्तिकाई खतूत। कंट्रोल इर्तिकाई लाइंस। काउंटर जी। लाइन। नक्शे में इस्तेमाल होने वाली ब्रॉड गेज, सॉरी अलामत, इस नक्शे में इस्तेमाल होने वाली अलामत इसकी निशानदही करते हैं। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे गेट, नैरो गेज। मैट्रिक। रेलवे गेट नहीं 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 नहीं। फिलहाल ब्रॉड गेज है, नैरो गेज मीटर गेज खत्म हो चुका है। अब फिलहाल ब्रॉड गेज को रखा गया है। कंट्रोल लाइंस इसलिए काम में आती हैं सड़कें और डैम बनाने वालों के लिए, फसलें काश्त करने वालों के लिए, ताजिरों के लिए, देही इलाकों के लिए। सड़कें और सड़कें और डैम डैम। डैम बनाने के लिए कंट्रोल लाइंस काम में आते हैं। 14वां बने। जी। खैर, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अब जोग्राफिया के मुताल्लिक, जोग्राफिया एतबार से तमाम तरीके से जो है ना, हमने इससे पहले की भी क्लास में हमने डिस्कस इसी के बारे में किया था। आज भी हमने तकरीबन तफसील गुफ्तगू इसी के बारे में की है। इंशाल्लाह अगली क्लास में तारीख में जाएंगे हम। सर तारीख नेक्स्ट का क्लास मुद्दा। कौन सी? सर ये एक डॉट था, ये अर्जे बलद और तूले बलद का जो मियार है, जो कैसा देखना इसके बारे में, को जो टिकल जो टेट में क्वेश्चन आते हैं एकदम टिकल अलग ही आते हैं, वो समझ में नहीं आते। तो वही बच्चा तो अगर बता रहा साहब, एक तूले बलद का मुकाम का टाइम दे के उन्हें दूसरे मुकाम का ये तूले बलद नंबर पर क्या टाइम होगा, इस तरह से सवाल करेगा। मगरिब में भी रखेगा, मशरिक में से भी लिया गया सवाल। तो उसको जो है ना मद्देनजर रखते हैं हम, जो जमीन की गर्दिश का टाइम है, एक दर्जा तूले बलद पार करने के लिए जमीन 4 मिनट लेती है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम उसका जवाब दे सकते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ आज का। डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा कि कौन हिंदुस्तान और कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, मशरिक है, मगरिब है, नहीं, कैलकुलेट करके बताना है वो। उस तरह के सवाल आ रहे हैं आजकल। जी, और कोई नोट्स? सर ये मौजूदा जो है तेलंगाना में जो हैदराबाद ग्रेटर में कितने जिले बने हैं उसके ताल्लुक से भी थोड़ा चेक। जी, वो करंट अफेयर्स में आते हैं सब। मैं इसके बारे में जो है ना स्टडी नहीं किया। खैर, 11 मंडल शायद मेरे ख्याल से शामिल किए गए हैं उसमें। का जो है ना एग्जैक्टली देखना पड़ेगा सब। मैंने उसका जो है ना ये नहीं किया हूँ। आर सात आर जो आर आर का सात जो ट्रिपल आर आर सात में जो हिस्सों कोड आ को रही है। करे ना, 7 म्यूनिसिपल का म्यूनिसिपल हाँ, म्यूनसिपालिटीज को म्यूनिसिपलिटी। जो है ना। जी जी। वो कितने एग्जैक्टली नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन जो आर आर ट्रिपल आर जो रोड आ रही है उसके अंदर जो जितने भी इलाके आ गए हैं, उसको ग्रेटर हैदराबाद में ले लिया गया है शायद। देखिए आप लोग इसके ताल्लुक से, क्योंकि करंट अफेयर्स का जानना जरूरी है। शुक्रिया सर, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सब। काफी लंबी तवील क्लास हुई। सर इंशाल्लाह नेक्स्ट। जी। जो बाबा एडिच का है ना, आप 8th क्लास की बुक में मेकार्टर का नाम है सर, मेरकार्टर। ग्रेडेस मर्काटर। जी जी। बाबा जो एडिक्ट। बाबा एडिच नक्शे कशी कहलाता है, जो 1512 था, हाँ, 1500 1512, जी जी जी। चौरानवे तक कायम था। जी जी, पिटोलिमा ग्रेडेस नहीं है मर्काटर। सर में। पेट्रोलियम का भी जिक्र है टीचर। जिक्र है अलबत्ता, बाबा एडिच इनको बोल रहे, मेरकार्टर को। मर्काटर को बोल रहे हैं, ठीक है जी ठीक जी। है। अच्छे। सर ओके। प्लीज रिक्वेस्ट है सर आपसे, ये पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव है प्लीज इसका पीडीएफ सेंड करिए ना सर प्लीज। हाँ ठीक है टीचर, सार कर देते इसका, पूरी किताब ही है टीचर, पीडीएफ की है। सर हाँ अभी जो ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप डाले देखिए वो, नहीं, ये मतलब जो आज ग्रुप है, आज की कौम के क्लास के पूरे मेहमान ग्रुप। ऑब्जेक्टिव सर। सर खाली क्वेश्चंस जो है ना वो भेज दिए तो भी मेहरबानी।
नहीं टीचर, क्वेश्चंस नहीं बल्कि पूरी बुक ही है तकरीबन, जिसको जो है ना आपको शेयर किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। सॉल्व ठीक है करके नेक्स्ट। भेजिए, जी, सॉल्व करके आंसर्स के साथ भेजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। ओके, ठीक है सब, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम तारीख के मुताल्लिक शुरू से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शकील जज़ाकल्लाह साहब। खैरन तमाम अल्लाह असातिज़ा हाफ़िज़। कराम का, और खास तौर पर सलाम अब्दुल सलाम साहब का, जिन्होंने बड़ी सब्र के साथ पूरी क्लास को लिए हैं। उर्दू टीचर एसोसिएशन आपका आपकी खिदमत को सलाम पेश करते हुए आपका शुक्र अदा करती है। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैरन। आज का इस जज़ाकल्लाह। क्लास का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, इख्तिताम। जज़ाकल्लाह खैरन तमाम असातिज़ा कराम का। इंशाल्लाह कल से 2 सब्जेक्ट लेने की कोशिश की जाएंगी। आप चूंकि इलेक्शंस थे, इलेक्शन मुकम्मिल हो चुके हैं, अब मैं तमाम टीचर से फिर दोबारा अ, जुड़ने के लिए कहूँगा, और वो लोग भी शायद राजी हो जाएंगे। इंशाल्लाह रोजाना 3 क्लासेस हर घंटे के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम बेहतरीन सर। क्लास थी आज की। सर ये मेंबर्स को माशाल्लाह। बढ़ाने की कोशिश करिए ना सर, ये 300 लिमिट हो जा रहा ना, तो बहुत से टीचर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, जी जी, तो उनका ये क्या नुकसान है हो रहा बोले ना सर। तो सही है, थोड़ा सही है। ये नहीं, इसका कुछ पेड टेक्निकल वर्जन है, कुछ रहता सर जी। ये पेड वर्जन है, इस वजह से जो है ना लिमिटेशन है इसके लिए। अच्छा, बोलो क्या। वो हिसाब वो से कुछ चलेगा। अस्सलाम दो वालेकुम ग्रुप्स सर, को आज की मर्ज क्लास करके कुछ बहुत बनाते बेहतरीन सर, थी। जरा सर आप गूगल मीट पे मालूमात ले कीजिए। सकते सर, गूगल मीट पे। देखेंगे अगर गूगल मीट में गुंजाइश है तो मेरी चलाएंगे वहां पर आवाज भी। नहीं जा रही है। अनलिमिटेड है सर, उसमें अनलिमिटेड है। हाँ, बास टीचर के पास डाउनलोड नहीं होता ना, उस वजह से प्रॉब्लम होता, बोल के। और क्या है, वो ईमेल आईडी से लिंक है, व्हाट्सएप इज द बेस्ट। मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, ईमेल आईडी से लिंक है, इसलिए इस वजह से भी जो है ना प्रॉब्लम है। कोई भी लिंक शेयर करे तो अपन उससे ज्वाइन नहीं हो सकते आसानी से गूगल मीट पे। सर सर दो गूगल अगर मीट इसमें क्या ग्रुप होता है कुछ बोले तो मर्ज करके कंपलसरी कुछ करते सर, वो कंपलसरी थोड़ा। जीमेल से लिंक होना है। वो जीमेल बास टीचरों के पास होता है, बास टीचरों के पास नहीं होता है। ये भी सोचे हम कि ये जो है ना सर्विस सर्विस मतलब ये जो टीचर्स भी है, मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो ईमेल से वाकिफ है या नहीं है, लेकिन मैं हम लोग सोचे कि वो लोग को भी हम फायदा पहुंचाएंगे, बल्कि इस लिहाज से हम जो है ना जूम मीटिंग में लिए इसको। हम यूट्यूब से लिंक करना था, तो यूट्यूब से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ था, मैं नहीं हुआ। कल से जो है ना हमारे ताहिर साहब भी आएंगे, अगर वो यूट्यूब से लाइव लिंक कर लिए तो लाइव भी यूट्यूब पे भी दे सकेंगे आप। जो जैसा जूम मीटिंग में जैसा देख रहे हैं ना लाइव, वैसे ही उसी वक्त भी यूट्यूब पे होता है, उसको शेयर कर ले सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। तो कोशिश में हेलो इंशाल्लाह मैं सर। ताहिर से बात। जी हेलो जी सर, सर जी। आज जो आप क्वेश्चन आप डाले थे थोड़ा पीडीएफ बना के डालिए ना सर, थोड़ा मेरे को हाँ, नेटवर्क में पीडीएफ प्रॉब्लम रोजाना है। रोजाना पीडीएफ भी शेयर कर रहे हैं, और वो लाइव प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग है ना वो भी शेयर कर रहे हैं। जी लिहाजा आप जी तमाम लोग अगर यहाँ नहीं दे सके तो रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। जी, सर अच्छा सर, खास तौर पे आज साइकोलॉजी की बेहतरीन क्लास क्लास में थी सर। एंटर होना बहुत मुश्किल हो रही सर। नहीं बिल्कुल, आज भी जो है बैकएंड ना पे आ जाओ टीचर। आज भी जो है आधा ना घंटा पौने 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 7 कुछ फुल हो गया। मैं पौने 7 से कोशिश करते 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 7:03 पे मैं ज्वाइन हुआ, फिर सलाम साहब को ज्वाइन करने का से किसी को निकलना पड़ा। ये रोजाना का मामूल है, 300 की लिमिटेशन की वजह से जी बहुत सर, प्रॉब्लम हो कल रहा मेरे को है। मिस हो गया था लिमिट में, लिमिट बोल के मेरी इंग्लिश क्लास मिस हो गई थी। आज मैं जी 5:45 से आ गई थी ऑनलाइन। 6:30 से ज्वाइन हो गई सर मैं तो। जी, ये रोज ऐसी हो रहा। तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाए इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर रहा हूँ, इस वजह से किसी का नुकसान नहीं होना बोल के। तो देखिए आप ना कोशिश सर, कीजिए रिकॉर्डिंग बायो के टीचर्स अलग हो जा सकते। ना सर, बायो के टीचर ये क्लास नहीं अटेंड देखो करते तो भाई, चलता। हम ये का थोड़े चीजें क्या है, मैथ्स के टीचर क्या से जो है ना बायो साइंस भी जरूरी है, फिजिकल साइंस भी जरूरी है, और हाँ, थोड़ी चीजें जरूरी है, उन ये भी सुनते ना। हम किसी को सर मना नहीं कर सोशल सकते, जरूरी नहीं है ना सर। लेकिन साइकोलॉजी है सबको है कॉमन, और मेथोडोलॉजी है सबको कॉमन है। ये तमाम चीजें हैं, थोड़ी बहुत सर चीजें हमको पेपर 2 बायोलॉजी का हाँ, इससे आगे वो ताहिर साहब भी है बायोलॉजी के, मैं उनसे बात कर लेके शेड्यूल भी बनाने लगा हूँ। बालाता आप आइंदा बस समझ पीर से रोजाना 3 क्लासेस होंगे। सर ये रिकॉर्डिंग यूटीएटीएस ग्रुप में है आदि सर। हाँ, भाव डाल देते, अभी डालते तमाम यूटीएस टीएस के ग्रुपों में रिकॉर्डिंग डाल देते। क्या कल होता है, कितने रिकॉर्डिंग बनने के क्लासेस लिए भी 1 घंटा टाइम लगता है, 10 साढ़े 10 तक डाल देता हूँ मैं इंशाल्लाह। कल कितने क्लासेस सर होंगे सर? क्लासेस के लिए टाइम
मैं अभी उन लोगों से बात कर लूंगा, हमारे फैकल्टी मेंबर से एक डिस्कशन करके मैं क्लास का शेड्यूल डाल दूंगा 10 साढ़े 10 तक, रिकॉर्डिंग के साथ वो सर भी अब शेड्यूल भी डाल नेक्स्ट दूंगा। क्लास कुछ है सर? आज नहीं है, आज नहीं है। हाँ वही आज आज भी एक ही है आपकी क्लास। आज भी राजी नहीं थे सलाम साहब, प्रिपेयर भी नहीं हुए थे। नहीं, मैं बोला नहीं, आज कोई ना कुछ क्लास चलना है, कोई भी नहीं लेना चाह रहे आज, कम से कम आप तो भी लो बोले, तो उन्होंने आके लिए। तो ऐसा हाँ हो रहा हो, ओके इलेक्शन की सर, वजह से पूरे बिजी थे, जज़ाकल्लाह। अब इलेक्शन हो गए जी जी तो जी। इंशाल्लाह हिंदी क्लास जो है ना, मैं आज ही डिस्कस कर लेके कल का शेड्यूल बना लूंगा, उसके बाद शेयर बहुत कर दूंगा। बहुत शुक्रिया सर, हम लोगों के लिए आपका कीमती वक्त निकाल के हम लोगों को क्लासेस बोल रहे। जी सर जी, सर जज़ाकल्लाह। रिक्वेस्ट है सर आपसे, आज का तो पीडीएफ कैसा भी डालिए ऑब्जेक्टिव पूरा, क्योंकि फर्स्ट नहीं, पेपर का बिल्कुल है बिल्कुल आज। बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैरन तमाम लोगों का शुक्र बहुत अदा बहुत करते शुक्रिया हुए सर, शुक्रिया। क्लास का सर अख्ताम करते बीच हैं। में अल्लाह क्या हाफ़िज़। होता है, सिम को सी तो भी थी क्या आपके पास? हाँ तो उसमें सुबह में डाल दी थी ना वो सिम, वही